हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे, तगड़े होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो? सर आवाज गूंज रही है। अभी अभी गूंज रही है, अभी गूंज रही है। अब ठीक है, आवाज गूंज रही है, क्लियर है। अभी कैसे हो? अभी बढ़िया है। सर जी कल की स्लाइड नहीं आई है। अभी ठीक आ रही है आवाज? चलो जी, पीछे वो लगा है। सर कल की पीडीएफ 4:30 के बाद आई है। क्या बताना है सर, प्लीज ये बता दीजिए, समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया अर्शन तुमको इस चीज में? मेरे को एक बात बताओ, क्या अर्शन मैंने आपको ये 3 मेम्ब्रेन होती हैं, 3 झिल्लियां होती है, ये नहीं बताई थी? हाँ जी बताओ, क्या मैंने तुमको ये नहीं बताया था कि कुपिका की झिल्ली जो शल की उपकला से बनी हुई थी, वो रक्त नलिका कौन सी थी, केशिका थी, उसकी झिल्ली होगी, और इन दोनों के बीच में एक आधारीय झिल्ली थी, बताया था। तो 3 मेम्ब्रेन से गुजर कर जा रहा था। तो वही चीज तो यहां पर लिखी हुई है कि आपकी किससे विसरण झिल्ली जो है 3 स्तरों की बनी होती है ना। कुपिका की पतली शल की उपकला, कुपिकाओं की केशिका। अच्छा, यहां पर कुपिका की केशिका लिख दिया है, ठीक है। यहां पर कुपिका की केशिका की अंतःकला। अच्छा, यहां पर कुपिका नहीं होएगा, कुपिका हटा देना, केशिकाओं की अंतःकला और उनके बीच में आधारित तत्व, यहां से कुपिका हटा देना। यहां से ये वर्ड कंफ्यूज कर रहा होगा, कुपिका हटा दोगे, सिर्फ केशिका की अंतःकला, यानी केशिका कौन है, रक्त नलिका, उसका नाम है केशिका, कैपिलरी, उसकी अंतःकला यानी उसकी झिल्ली, और उनके बीच में आधारित तत्व जो एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, जिनकी मोटाई 1 मिलीमीटर से कम होती है। खत्म। बस सर, लास्ट की 2 लाइनें। कौन सी लास्ट की 2 लाइनें? इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक ऑक्सीजन के कुपिकाओं से ऊतकों और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊतकों से कुपिकाओं के विसरण के लिए अनुकूल होते हैं। अब ये जो कंडीशंस जो थी कि जब दाब, हाई दाब आएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का दाब ज्यादा होएगा, रक्त नलिका, ये वाली रक्त नलिका जो आ रही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का हाई दाब होएगा, कुपिका में कम होएगा, तो यहां से कुपिका में चला जाएगा। यहां पर ऑक्सीजन का दाब ज्यादा था, यहां पर कम है, तो ऑक्सीजन यहां से यहां चली जाएगी। तो ये अनुकूल परिस्थितियां हैं किस चीज के लिए, एक्सचेंज के लिए। ठीक है दोस्त। सर जी ये बता दो प्लीज, कौन सा बताना है? सुधीर कुमार वर्मा, निम्नलिखित लक्षणों का अध्ययन करिए। बंद प्रकार का परिसंचरण, जबड़े अनुपस्थित, मछलियों पर बाह्य परजीवी, लार्वा अवस्था अलवणीय जलीय होती है। क्या बताना बेटा इसमें? आप एक काम करिए सुधीर कुमार, एक बार जरा एनसीईआरटी खोलिए, उस एनसीईआरटी में जरा साइक्लोस्टोमेटा जो है, वर्ग जो लिखा हुआ साइक्लोस्टोमेटा, उसको एक बार पढ़ो। साइक्लोस्टोमेटा जब आप पढ़ोगे तो वहां पर वो साइक्लोस्टोमेटा वर्ग जो है वो एक प्रभेद के अंदर आ रहा था, जिसको हमने बोला था क्या, एग्नेथा, है ना। एग्नेथा क्या होता है? जिसमें जबड़े अनुपस्थित होते हैं। इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण था, मछलियों पर ये बाह्य परजीवी के रूप में पाए जा रहे थे। इनकी लार्वा अवस्था जो होती है वो कहां पर होती है? लवणीय जल में होती है। फिर वो लार्वा जब व्यस्क में बदलती है, फिर वो जाती है समुद्री जल में, लवणीय जल में। तो सही तो है, ये सारे के सारे कथन किसके थे? साइक्लोस्टोमेटा में पेट्रोमाइजन के थे। डन, ओके, ठीक है सुधीर।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, हेलो 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 हेलो। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है जिसका नाम है शारीरिक तरल एवं परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करें? चल इसको साइड में रख देते हैं। ढोलक देखनी है तुमको? ये रही ढोलक, ये देखिए, ये रही ये रही ढोलक। बस इतनी सी है ढोलक, यहां से बजती है ढोलक। पता नहीं किसकी ढोलक है, यहां पर पड़ी हुई थी, मैं बजाता रहता हूं इसको। हाँ जी, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे सर? सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तरल की बात करेंगे, यानी वो तरल जो शरीर के अंदर बहता है उसको हम क्या बोलेंगे सर? परिसंचरण। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या होएगा सर? हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होएगा? परिसंचरण का मतलब क्या होता है? संचरण का मतलब क्या होता है? घूमना, मूव करना। हमारे शरीर में कोई तरल है जो मूव कर रहा है, किस लिए मूव कर रहा है सर? गैसों को लेकर जा रहा है सर, अपशिष्ट पदार्थों को लेकर जा रहा है सर, पोषणीय पदार्थों को लेकर आ रहा है ना, ऑक्सीजन को लेकर आ रहा है, पोषणीय पदार्थों को लेकर आ रहा है। किसको दे रहा है? सेल को दे रहा है। बदले में क्या ले रहा है सर? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। बदले में क्या ले रहा है? अपशिष्ट पदार्थ ले रहा है। फिर वो शरीर के अंदर घूम रहा है, रक्त हृदय के अंदर जा रहा है, हृदय पंप कर रहा है उसको ताकि वो बॉडी के अंदर घूमे। तो ये क्या है सर? परिसंचरण तंत्र। अब इसके अंतर्गत क्या होंगे सर? कोई तरल होएगा, वो तरल को धक्का मारने के लिए कोई अंग होएगा। तो कौन होएगा? अंग होएगा हमारा हृदय, और तरल होएगा हमारा रक्त, और कौन होएगा? लसिका, जो किसके अंदर जा रहा है सर? बंद नलिकाओं के अंदर जा रहा है। उन बंद नलिकाओं को हम क्या बोलेंगे? या तो रक्त नलिका या लसिका नलिका। तो कुल मिलाकर हमारे अंदर दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र मिलता है। एक होता है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र, और एक होता है हमारा लसिका परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र में मेन, दोनों परिसंचरण तंत्र में मेन परिसंचरण तंत्र कौन सा होता है? रक्त होता है, जिसको पंप किया जाता है, जिसको धक्का मारा जाता है, जो हमारी बॉडी में क्या लेकर जा रहा है सर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगा, ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, और पोषणीय पदार्थों को लेकर जाएगा। किसको पहुंचाया जाएगा सर? हमारी सेल्स को पहुंचाया जाएगा। तो ये मेजर चीज है। अब बात करते हैं यहां पर स्टार्टिंग कैसे कर रखी है हमारी एनसीईआरटी ने। इस तरीके से 6 भागों में बांटा गया है। रुधिर, लसिका, परिसंचरण पथ, द्विपरिसंचरण, हृदय का नियंत्रण और परिसंचरण से संबंधित रोग। इस प्रकार से हमारी एनसीईआरटी ने 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर करें स्टार्ट। चलिए जी, तो यहां पर शरीर के तरल और परिसंचरण तंत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहला बिंदु जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि भैया हम परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या परिसंचरण करने वाले हैं? कोई तरल का परिसंचरण करने वाले हैं। अब साहब ये जो तरल का परिसंचरण जो होता है, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली पोरिफेरा की, स्पेसिफिकली सिलेंट्रेटा की, स्पेसिफिकली इकाइनोडर्मेटा की, आप मुझे बताइए क्या इकाइनोडर्मेटा के अंदर जल संवहन तंत्र था? सिलेंट्रेटा पोरिफेरा में जल नाल तंत्र था। सिलेंट्रेटा जो जल में मिल रहे थे। जरा सोचिए, इनके अंदर जल ही होता है जो ऑक्सीजन को भी लेकर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेकर जा रहा है, और पोषणीय पदार्थों को भी लेकर आ रहा था। तो इनमें तो ये काम कौन कर रहा है सर? जल कर रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें हायर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे स्तनधारी हो गए, हमारी बात करते हैं, जैसे सरीसृप हो गए हैं, जैसे पक्षी हो गए हैं, उभयचर हो गए हैं, इनके अंदर एक तरल मिलेगा, इनकी बॉडी में एक तरल मिलेगा, और उस तरल का नाम है रुधिर, या एक और तरल होता है लसिका। तो ये रुधिर, ये लसिका जो होंगे, ये परिसंचरण का कार्य करेंगे। वहीं अगर हम कीटों की बात करते हैं तो कीटों के अंतर्गत क्या पाया जाता है? एक तरल पाया जाता है, जिसके लिए पता नहीं ना जाने कितनी बार बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, सर कीटों के अंदर तरल जो होता है, ब्लड जो होता है, रक्तहीन होता है कि रक्त युक्त, कलर रंगहीन होता है कि रंग युक्त होता है? तो आप जानते हैं कीटों के अंतर्गत जो तरल पाया जाता है उसका नाम होता है हीमोलिम्फ, जो एक गुहा के अंदर पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोसील। हीमोलिम्फ जो होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। हम कई बार बात कर चुके हैं। इतनी सी बातें जो मैंने आपको बताई है वही आपकी एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में दे रखी है। यहां से यहां तक मेरे साथ साथ पढ़िएगा। ये सारी की सारी एनसीईआरटी है दोस्त, याद रखना। एनसीईआरटी की सारी लाइनें कवर हो रही हैं। ये मत कहना एनसीईआरटी नहीं हुई। जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण, अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। क्या ये बात सही है? हाँ सर, हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, और पोषणीय पदार्थ मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए।
ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन आवश्यक है। अब जब हमारे ऊतक, हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन ले लेंगे, पोषणीय पदार्थ ले लेंगे, श्वसन कर लेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, अपशिष्ट पदार्थ प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से निकालना है। हाँ सर। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से निकालना है। हाँ सर। अतः इन पदार्थों को कोशिकाओं तक से चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का आवश्यक होना जरूरी है। यानी कोई पदार्थ है जिसको सेल तक लेकर जाओ, और कोई पदार्थ है जिसको सेल से लेकर आओ। तो लेकर जाओ, लेकर आओ, कौन लेकर जाए? कोई माध्यम लेकर जाए, कोई तरल लेकर जाए। विभिन्न प्राणियों में इस अभिगमन के लिए विभिन्न तरीके विकसित हुए। अलग अलग प्राणियों में अलग अलग तरीके विकसित हुए हैं। जैसे सरल प्राणियों की अगर हम बात करें तो जैसे स्पंज हो गया, सिलेंट्रेट हो गया, ये अपने शरीर में पानी का संचारण करके अपनी गुहाओं में भेजते हैं। क्या भेज रहे हैं? अपने शरीर के अंदर पानी भेज रहे हैं, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान हो सकता है। यही सिंपल सी चीज मैंने एक सिंपल से तरीके से बता दी। मैंने कहा मेरे भाई पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, इनमें जल था जो परिवहन कर रहा था। अब जटिल चीज वो की अगर मैं बात करूं, जटिल प्राणियों की बात करूं, तो इन पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशेष तरल का उपयोग किया जाता है। जैसे मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल होता है। अब उच्च जीवों की बात करूं तो यहां पर क्या पाया जाएगा सर? वो तरल पाया जाएगा। जैसे मनुष्य में वो तरल का नाम क्या है सर? रुधिर है, रक्त है। अन्य शरीर द्रव्य, एक और द्रव्य जिसका नाम लसिका है, ये भी कुछ विशेष प्रकार के तत्वों का परिवहन करता है। क्या सर किसका करता है? हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अब आप मुझे बताइए, इतनी सी यहां से लेकर यहां तक की बात को मैंने सिंपल से इस पेज में इतनी सी बात रखकर आपको समझा दिया। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई, या यहां पर कोई दिक्कत थी समझने में इतनी सिंपल सी बात को? बताइए जरा, बोलिए जरा, जल्दी से बताइए। अनुराधा समझ में आ गया? सोनाली प्रकाश समझ में आ गया? रानी सेन समझ में आ गया? कमलेश, पुष्पेंद्र बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। अंकित, लग्जरी XYZ, भूमिका, चले आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट। अब हम देखो टॉपिक हेडिंग डालते जाइएगा। नोट्स अगर आपको बनाने हैं, देखो सिंपली अगर नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाने का भी बहुत सीधा सीधा तरीका है। आपने चैप्टर की हेडिंग डाली, हेडिंग डालते ही सबसे पहला हेडिंग में आपने लिख दिया परिचय। फर्स्ट हेडिंग क्या डाल दी? परिचय। फर्स्ट हेडिंग परिचय, फर्स्ट नंबर परिचय। परिचय में आपने क्या लिख दिया? बस इतना, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, इनमें माध्यम जो था, तरल जो है वो कौन है? जल है। और नहीं भी डालोगे तो यार प्राणी जगत चैप्टर तुम पढ़ चुके, इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो। बाकी उच्च जीव जो है, ह्यूमंस में ये काम कौन कर रहा है सर? रुधिर कर रहा है। कोशिकाओं तक पदार्थों को लेकर जा रहा है, कोशिकाओं से पदार्थों को लेकर आ रहा है। खत्म। हाँ जी, डन। सर उस चैप्टर में 6 कुल पढ़ने, कौन से चैप्टर में 6 कुल पढ़ने बेटा? अभी प्लीज यहां पर पढ़ते हुए प्लीज 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 डिस्टरबेंस नहीं, ठीक है सुधीर कुमार वर्मा। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, सेकंड हेडिंग डालेंगे। और सेकंड हेडिंग क्या डालेंगे सर? सेकंड हेडिंग है हमारा संवहनी योजी ऊतक। यानी किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर? ऐसा संयोजी ऊतक, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। सोचो हम यहां पर योजी ऊतक की बात करने वाले। योजी ऊतक यानी संयोजी ऊतक। याद करिए हमने प्राणियों में संरचनात्मक संगठन जब चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर हमने ऊतकों में संयोजी ऊतक की बात करी थी। हाँ सर, संयोजी ऊतक की बात करी थी। क्या था संयोजी ऊतक? कोई भी बच्चा मुझे बताएगा क्या होते हैं संयोजी ऊतक? कोई भी बच्चा मुझे बताएगा संयोजी ऊतक क्या होते हैं? अगर किसी को याद आ रहा हो संयोजी ऊतक क्या होते हैं सर? संयोजी ऊतक वो ऊतक होते हैं जो 3 चीजों से मिलकर बने होते थे। मैंने कहा कौन कौन से सर? एक होती है कोशिका, मैंने कहा यस, कोशिका निकालती है सर तरल जिसको हमने बोलते हैं मैट्रिक्स, मैंने कहा यस। कोशिका निकालती है फाइबर यानी तंतु, मैंने कहा यस। इतनी सी बात हमने पढ़ी थी। इतनी सी बात हमने पढ़ी थी कि जो सेल्स जो होती हैं, यही सेल्स मैट्रिक्स निकालती है, तरल निकालती है, और क्या प्रोड्यूस करती है सर? तंतु, जो इस मैट्रिक्स में होता है। इतनी सी बात याद आ रही है? आपने बोला यस सर याद आ रही है। अब याद करिए संयोजी ऊतक के आपने टाइप्स पढ़े थे, अगर आपको याद आ रहा हो। संयोजी ऊतक के टाइप्स थे जिसमें से एक था विशिष्ट संयोजी ऊतक, याद आ रहा है?
विशिष्ट संयोजी ऊतक, यस सर। अब विशिष्ट संयोजी ऊतक जो था, उस विशिष्ट संयोजी ऊतक के दो उदाहरण थे। आप बोलेंगे हाँ सर याद आ रहा है, आपने बोला था विशिष्ट संयोजी ऊतक के दो प्रकार थे। मैंने कहा कौन से? आप याद करिए, आप हमने पढ़े थे। एक था कंकालीय ऊतक, हाँ सर। एक था कंकालीय ऊतक, मैंने कहा हाँ सर। और एक था हमारा संवहन ऊतक, मैंने कहा हाँ सर। याद आ रहा होगा। कंकालीय ऊतक के अंतर्गत कौन आ रही थी सर? रस्थी आ रही थी, उपास्थि आ रही थी, हाँ सर। हमने पढ़ी थी, हाँ सर। और संवहन ऊतक के अंतर्गत कौन आता है सर? रक्त आता है और लसिका आती है, हाँ सर। और याद करिए, हमने वहां पर बोला था कि जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आएगा क्या? रक्त और लसिका। तो रक्त और लसिका एक विशिष्ट संयोजी ऊतक है, संवहन ऊतकों के अंतर्गत याद होते हैं। संवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, गमन, सर्कुलेशन, मूवमेंट, है ना। तो ये विशेष संयोजी ऊतक है। अब ध्यान से सुनना, स्पेसिफिकली यहां पर जो रक्त जो होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम? यहां पर रक्त की बात कर रहे हैं। रक्त को हम विशिष्ट संयोजी ऊतक का दर्जा एक कारण इसलिए भी दे रहे हैं कि रक्त एकमात्र ऐसा संयोजी ऊतक है जिसमें कोशिका तो है। कौन? कोशिका तो है, लेकिन वो कोशिका मैट्रिक्स नहीं निकालती है, हाँ, और फाइबर भी नहीं निकालती, यानी तंतु भी नहीं निकालती। क्या सर? वापस से सुनना। कोशिका तो है, रक्त में कोशिका तो है। मैंने कहा कौन सी? तुमने बोला 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की कोशिका तो है, लेकिन ये कोशिका कोई मैट्रिक्स नहीं निकाल रही, कोई फाइबर नहीं निकाल रही। तो फिर सर हम तो बोलते हैं कि ये जो 3 प्रकार की जो कोशिका जो होती हैं, ये एक तरल में होती है। मैंने कहा हाँ, और उस तरल का नाम होता है प्लाज्मा। मैंने कहा हाँ। तो वो जो प्लाज्मा जो एक प्रकार का मैट्रिक्स है, फिर वो अगर ये तीनों नहीं निकाल रही तो वो कौन निकाल रहा है फिर? तो वो बनाने का काम, वो प्लाज्मा, वो मैट्रिक्स, वो तरल जिसमें ये 3 होती है, वो बनाने का काम कौन करती है? हमारा लीवर करता है। याद रखना, कौन करता है ये कार्य? हमारा लीवर ये कार्य करता है। बताओ मेरे बांगड़ुओं, इतनी सी बात तुमको समझ में आई जो मैंने यहां पर बताई? क्या हम यहां पर संवहनीय योजी ऊतक पढ़ने वाले हैं? संवहनीय योजी ऊतक यानी संयोजी ऊतक। कौन सा संयोजी ऊतक? संवहन संयोजी ऊतक। कौन सा? रक्त और लसिका। रक्त एक संवहन ऊतक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक वो होते थे जो कोशिका से बने होते थे। कोशिका मैट्रिक्स निकालती थी, यानी तरल निकालती थी, और तंतु निकालती थी। लेकिन ये एक विशेष प्रकार का ऐसा संयोजी ऊतक है जिसमें कोशिका तो हैगी, लेकिन वो कोशिका ना ही मैट्रिक्स निकाल रही हैगी, ना ही तंतु निकाल रही हैगी। यानी ये कोशिका मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स का नाम यहां पर प्लाज्मा है, जिसमें ये 3 कोशिका होती है। तो ये 3 कोशिका जब प्लाज्मा नहीं निकाल रही, तो प्लाज्मा कौन बना रहा है? तो प्लाज्मा कौन बनाता है? लीवर बनाता है। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं आर के पटेल, बिल्कुल ले सकते हैं, जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी। तो फिर सर ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? मुझे एक बात बता अमन, ड्रॉप तेरे पैरों से तेरे हृदय तक, तेरे हृदय से तेरी किडनी तक, तेरे हृदय से तेरे मस्तिष्क तक ऑक्सीजन को अगर पहुंचाना है तो कौन पहुंचाएगा? सोच, खुद दिमाग लगा। ब्लड लेकर जाएगा तो तेरे हृदय को तेरे मस्तिष्क से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? रक्त नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है यार। कुल चलो जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। आइए बात करते हैं। तो हमने क्या बोला कि इस ऊतक की मैट्रिक्स तरल और तंतु रहित होती है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। हमने बोला कि इसमें कोई मैट्रिक्स जो है तरल रहित और तंतु रहित क्यों बोला? क्योंकि ये खुद कोई तरल नहीं निकाल रहे हैं। कौन निकाल रहा है फिर तरल? ऐसे संयोजी ऊतक
जिनमें कोई खुद सेल्स कोशिकाएं जो हैं वो मैट्रिक्स नहीं निकालती हैं, वो तंतु नहीं बनाती हैं, उनमें नहीं मिलता है, तो फिर वो कौन निकालता है? तो साहब सीधी सी बात है, ये दो प्रकार के होते हैं, लसिका और ब्लड होते हैं। तो इनका मैट्रिक्स कौन निकालता है? सर हम जानते हैं, इनका मैट्रिक्स निकालने का काम मैंने आपको बता दिया, किसने निकाला है? सर लीवर ने निकाला है। ठीक है जी। आइए, तो सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? सर रुधिर की बात करने वाले हैं, ब्लड की बात करने वाले हैं। बेटा ब्लड का अध्ययन हेमाटोलॉजी। सीधी सीधी बात है, फटाफट या तो नोट करना है नोट कर लीजिए, नहीं नोट करना है नोट्स बने हुए हैं, बहुत बढ़िया नोट्स बने हुए हैं। एनसीईआरटी संपूर्ण से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, सामने रख लीजिए। नहीं प्रिंट आउट निकाल सकते, उसको निकालकर उसको कॉपी कर लीजिए और साथ साथ मेरे साथ पढ़ते जाइए। जो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो टिक लगाते जाइए और उसको सुनते जाइए, समझते जाइए, याद करते जाइए। याद रखना इंपॉर्टेंट है। हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी रक्त का अध्ययन होता है। जल्दी से मुझे बताओ, हु इज द फादर ऑफ हेमाटोलॉजी? सर ये हमने पढ़ा था। मैंने कहा कहां पढ़ा था? सर मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर में पढ़ा था। कहां पर पढ़ा था? अच्छे तरल की परिकल्पना और, याद आ रहा है, अच्छे तरल की परिकल्पना और खराब तरल की परिकल्पना। कोई ये पढ़ा था हमने? कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? कोई वैज्ञानिक पढ़े थे? वेरी गुड, हिपोक्रेट्स। उसके साथ में कोई था? विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे को हमने क्या बोला था? कौन? हमारे हेमाटोलॉजी के फादर। चल, तो रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी, और रक्त निर्माण की प्रक्रिया जो होती है इसको हम हेमाटोपोइसिस बोलते हैं, जो कहां पर होती है? हमारे अस्थि मज्जा में होती है। हमारा अस्थि मज्जा कहां पर होता है? हमारी हड्डी के अंदर होता है। कौन? अस्थि मज्जा। रक्त जो होता है लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है, जो शरीर का लगभग 7 to 8% भार बनाता है। यानी अगर मेरा वजन अगर 70 किलो है या 80 किलो है या 100 किलो है, अगर मेरा वजन 100 किलो है तो लगभग 7 से 8 किलो जो है वो कौन बनाएगा? सर मेरा ब्लड बनाएगा। मेल के अंदर लगभग 5 से 6 लीटर होता है, फीमेल में 4 से 5 लीटर के आसपास रक्त होता है। कंपैरेटिवली बॉडी स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली मेल का ज्यादा हैवी होता है फीमेल से, इसलिए नंबर अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो ज्यादा होता है किसमें? मेल में। नेक्स्ट, ये रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। हल्का सा कैसा होता है? सर ये क्षारीय होता है। सर कौन सा चैप्टर चल रहा है? बहुत बढ़िया। रक्त एक आभासी संयोजी ऊतक होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर रक्त की जो होता है वो मैट्रिक्स और तंतु रहित होता है। यानी रक्त में मैट्रिक्स यानी कोशिका नहीं निकाल रही और तंतु नहीं निकाल रही है कोशिका, तो फिर वो कौन निकाल रही है? तो वो मैंने आपको बता दिया था। रक्त की मैट्रिक्स जो प्लाज्मा जो होती है उसका संश्लेषण और स्त्रावण जो होता है वो लीवर और लसिकाब अंगों के द्वारा होता है। मेन आपने याद रखना है लीवर। लीवर जो होता है, यकृत जो होता है वो रिलीज करता है क्या? आपका प्लाज्मा। यहां तक ये 7 बिंदु एक बार फटाफट पढ़िए और मुझे बताइए कौन से बिंदु में तकलीफ है। मेरे हिसाब से लॉजिकली जो पढ़ने वाले बच्चे उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ब्लड की स्टडी हेमाटोलॉजी, ब्लड का फॉर्मेशन हेमाटोपोइसिस, ब्लड कैसे कलर का होता है? रेड कलर का होता है। किसके कारण होता है वो अभी पढ़ेंगे। हमारे बॉडी में अगर टोटल ब्लड की बात करें तो एक मेल के अंदर, एडल्ट के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है मेल में, फीमेल में 4 से 5 होता है। ये ब्लड हमारे पूरे बॉडी के वेट का कितना परसेंट बनाता है? 7 to 8% बनाता है। क्षारीय होता है, 7.4 इसकी पीएच होती है। ये एक आभासी ऊतक होता है। क्यों होता है आभासी संयोजी ऊतक? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस ब्लड में सेल्स तो होती है, वो सेल्स मैट्रिक्स नहीं निकालती, तंतु नहीं निकालती, तो फिर वो जो मैट्रिक्स, वो जो प्लाज्मा जो होती है जिसमें कोशिकाएं होती है, वो कौन निकालता है? लीवर निकालता है। खत्म, डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 बिंदु। 8वां बिंदु है, अगर हम कॉम्पोजिशन देखें, कॉम्पोजिशन यानी संगठन देखें किसका? ब्लड का। तो ब्लड 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक तरलीय भाग होता है और एक ठोस भाग होता है। तरलीय भाग क्या कहलाता है साहब? तरलीय भाग जो होता है उसको हम मैट्रिक्स जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और ठोस भाग जो होता है वो किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। क्या कहलाती है? रक्त कोशिका कहलाती है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। परसेंटेज याद रखनी है आपने। क्या? रक्त कोशिका जो होती है ब्लड का 45% बनाती है और मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा जो होता है 55% पोर्शन बनाता है। ये याद रखना। क्या? कि अगर मैं ब्लड की बात करूं तो मैट्रिक्स कौन है? प्लाज्मा, जो 55% पोर्शन बनाती है, और कोशिका जो संगठित हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं किसमें? उस तरल में, प्लाज्मा में, वो संगठित पदार्थ कहलाते हैं कोशिकाएं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो होती हैं ये 45% होती है। क्या ये परसेंटेज याद रखनी है? हाँ सर, ठीक है।
सर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? एक पारदर्शी तरल होता है जिसमें आयंस, जिसमें लवण, जिसमें आपके एंजाइम्स, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारा संगठन पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर चीजों को ऐड किया जा रहा है उसको हम डिस्पर्जन मीडियम या मैट्रिक्स कह देते हैं। क्लियर है यहां तक की बात? चले यहां तक 9 बिंदुओं तक 10 बिंदुओं तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं थी यहां तक? सर क्या प्लाज्मा एक मैट्रिक्स है? यस बेटा, प्लाज्मा एक मैट्रिक्स है, एक तरल है। इनफैक्ट ये जो चाय जो मैं पी रहा हूं ये एक मैट्रिक्स है, जो आप पानी पी रहे हैं वो एक मैट्रिक्स है, एक तरल है जिसमें चीजों को ऐड किया जा रहा है। एक सॉल्वेंट एक मैट्रिक्स है, एक विलायक जो होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। चले आगे, 10 बिंदु आग लगा दी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बालक अभी भी लगा हुआ है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? इस बात पर बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, 10 बिंदु हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इनकी बात करेंगे। पहले हम प्लाज्मा की बात करेंगे, फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की बात करेंगे। आइएगा, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं गुरु? प्लाज्मा की बात करते हैं। बेटा प्लाज्मा एक तरल है, रक्त का 55% भाग बना रहा है, हल्के पीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? बिल्कुल लाइट येलो कलर का होता है। लाइट येलो, येलो नहीं, लाइट येलो कलर का होता है। और ये पीला रंग जो है एक वर्णक के कारण होता है। वो वर्णक जो होता है उसका नाम होता है यूरो बिलिनोजन, जो बिलीरुबिन से बनता है। क्या ये याद रखना है? हटाओ रे, गोली मारो, कोई नहीं पूछेगा तुमसे, टेंशन ही मत लो। मैं हटाना भूल गया था इस चीज को, जस्ट इतना याद रखना। कैसे रंग का होता है? हल्के पीले रंग का होता है। और ये पीला रंग, हल्का पीला रंग जो होता है एक वर्णक के कारण होता है। वो वर्णक जो होता है वो लीवर से आता है, जिसका नाम बिलीरुबिन होता है। ठीक है, वो बिलीरुबिन हालांकि बाद में बदलता है, यूरो बिलिनोजन में बदलता है। उसके कारण क्या होता है? प्लाज्मा का पीला रंग होता है। ना याद रहे, बस इतना याद रखना, प्लाज्मा कैसे रंग की होती है? लाइट येलो कलर की होती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इस प्लाज्मा में मिलता क्या है? इस प्लाज्मा के अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, प्लाज्मा एक तरल है, इस प्लाज्मा में 90 to 92% क्या मिल रहा है सर? वाटर मिल रहा है। क्या सर? इस प्लाज्मा के अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं तो 90 से 92% क्या मिल रहा है सर? वाटर मिल रहा है। तो बचा कितना सर? 8 से 10% भाग कौन है सर? सॉलिड भाग है। कौन है सर? सॉलिड है। और वो जो सॉलिड भाग जो है 8 से 10% भाग जो है वो क्या है सर? वो है हमारे प्रोटीन। मेनली कौन है? प्रोटीन। और भी कई सारी चीजें, लेकिन मेजरली कौन है यहां पर? प्रोटीन है। उसके अलावा आयंस हैं, उसके अलावा लवण है, उसके अलावा हार्मोन है, उसके अलावा गैस है। चलो गैस तो नहीं आएगी सॉलिड पार्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी मेजरली सॉलिड पार्ट बना रही हैं, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां पर, प्रोटीन। प्रोटीन कौन से याद रखने हैं आपने? शुभम कुर्मी को यहां से बैच से निकाल देना। यहां से समझ में नहीं आ रहा है इस बच्चे को कि मैंने तेरे को पहले भी मना किया था, कल मना कर रहा हूं, रोज की रोज। मतलब आदत हो चुकी है कि सर हम स्पैम करेंगे, फिर सर हमारा नंबर निकालेंगे, फिर सर हमको वीडियो कॉल करेंगे, फिर हमारी वाहवाही हो जाएगी, हम क्लास में दिखेंगे। हैं? बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ। अच्छा लगा ना सुनने में? बेवकूफ हो। क्यों बिना फालतू में स्पैम करे दोस्त? किसी का कोई लॉजिकल प्रश्न होगा वो बेचारा पूछ नहीं पाएगा तेरे इस हरकतों के कारण। ये मत सोचना कि एक दो बच्चों को अगर फोन पे ले लिया था कि आगे तुम ऐसे करोगे तो तुमको फोन पे लूंगा। नहीं, मैं सीधा मना और कर दूंगा, तुमको क्लास से और बाहर निकलवा दूंगा। ये चीज याद रखना। समझ में आ गई बात शुभम कुर्मी? 8 से 10% क्या पाया जा रहा है? सॉलिड पार्ट है, जिसके अंतर्गत कौन आ रहा है सर? प्रोटीन आ रहा है। अब मेनली प्रोटीन जो है वो आपने 4 प्रोटीन याद रखने हैं। एक एल्ब्यूमिन जो लगभग 4% के आसपास होता है और सबसे ज्यादा होता है। एक एल्ब्यूमिन याद रखना है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन और आपका फाइब्रिनोजन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन, एक भूल गया था मैं, ग्लोबुलिन। ये मेजरली आपने 4 प्रोटीन याद रखने, क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है।
ठीक है जी। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये मेजरली आपने याद रखने हैं। ठीक है जी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा? एल्ब्यूमिन। अब सर एल्ब्यूमिन का कार्य क्या है, ग्लोबुलिन का कार्य क्या है, प्रोथ्रोम्बिन का कार्य क्या है, फाइब्रिनोजन का कार्य क्या है, यहां पर सीधा सीधा हम बात करते हैं। सर यहां पर प्रोटीन्स में अगर हम बात करें, सबसे पहले किसकी बात करते हैं सर? एल्ब्यूमिन की। आप मुझे बताइए, क्या ये वर्ड हमने जैवअणु चैप्टर में कहीं पढ़ा था? जैवअणु में ही आया था? सोचो, क्या एल्ब्यूमिन ये जैवअणु चैप्टर में कहीं आया था? अच्छा, 8 से 10% जो होंगे, 8 से 10% जो है उसके अंदर प्रोटीन, आयन, लवण और हार्मोन है, जिसमें से प्रोटीन जो है, स्पेसिफिकली प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन जो है वो 6 से 8% है। बाकी रिमेनिंग आपके आयंस हैं, लवण हैं, हार्मोन्स हैं। ठीक है, मैंने यहां पर ये चीज नहीं लिखी थी। प्रोटीन 8 से 10% में 6 से 8% कौन है? प्रोटीन है। रिमेनिंग आपके आयंस, लवण, हार्मोन्स एक्सेट्रा ये है। ठीक है, तो आपकी बुक में 6 से 8% अगर लिखा होगा तो कई बच्चे कंफ्यूज है, सर आपने 8 से 10% बता दिया। मैंने ये बोला 90 to 92% कौन है? वाटर। बाकी कितना बच गया सर? 8 से 10। 8 से 10% में प्रोटीन भी आ गए, उसके अलावा आयंस भी आ गए, लवण भी आ गए, हार्मोन्स भी आ गए, है ना, गैसेस भी आ जाएंगी। तो स्पेसिफिकली प्रोटीन कितना है इस 8 से 10% में? 6 से 8% के आसपास जो होएगा वो कौन होएगा? हमारा प्रोटीन्स होंगे। मेन प्रोटीन कौन है? 4, जिसमें से सबसे ज्यादा कौन है सर? एल्ब्यूमिन। अब सर ये एल्ब्यूमिन कहां पर पढ़ा था हमने? जैवअणु चैप्टर में पढ़ा था। एल्ब्यूमिन जो था, क्या ये अंडे के अंदर होता है? हाँ सर। क्या ये दूध में होता है? हाँ सर। ये एल्ब्यूमिन क्या हमारे रक्त में होता है? हाँ सर। तो ये एल्ब्यूमिन हमारे एग में भी था, ये मिल्क में भी था, ये ब्लड में भी है। अब सर ये ब्लड में ये एल्ब्यूमिन क्या कार्य कर रहा है? बहुत सीधी सी बात है, मैं आपसे सीधी सी बात पूछता हूं, मुझे एक चीज सीधी सी बात बताएंगे मेरे भाई। ये एक रक्त नलिका है, ये एक रक्त नलिका है। इस रक्त नलिका के अंदर ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, यहाँ एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। अब आप मुझे बताइए, यहां पर वाटर भी है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये कंसेप्ट मैं आपको कई बार बता चुका हूं। आप में से कितने बच्चों को परासरण याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा है तो बहुत गलत बात है, आपको याद रखना चाहिए। बार बार नहीं बताऊंगा। परासरण, ऑस्मोसिस याद आ रहा है? अगर हम किसी जगह पर अगर सॉल्यूट की मात्रा को अगर बढ़ा देते हैं, जैसे यहां पर सॉल्यूट कौन है, यहां पर विलय कौन है सर? ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन अगर हम बढ़ा देंगे तो विलायक यानी सॉल्वेंट यानी वाटर की मात्रा क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। और अगर यहां पर कम हो जाएगी तो वाटर यहां से यहां चला जाएगा। तो कुल मिलाकर एल्ब्यूमिन यहां बढ़ा दूं या एल्ब्यूमिन यहां बढ़ा दूं, जहां मुझे वाटर की रिक्वायरमेंट है, यहां पर मुझे वाटर की रिक्वायरमेंट थी, मैंने वाटर ले लिया, कैसे? एल्ब्यूमिन बढ़ा दिया। मुझे यहां वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वाटर निकालना है, तो एल्ब्यूमिन कम कर दिया, वाटर निकल जाएगा। तो वाटर के लेवल को बैलेंस करना यानी परासरण नियमन यानी ऑस्मोटिक रेगुलेशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? एक प्रोटीन जिसका नाम है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो कहां पर पाया जा रहा है? हमारे ब्लड में पाया जा रहा है। खत्म खल्लास, इतनी सी बात। कौन से प्रोटीन की सर? एल्ब्यूमिन प्रोटीन की। नेक्स्ट आ जाते हैं सर ग्लोबुलिन प्रोटीन की। जितना पढ़ा रहा हूं उतना याद रखना है। दूसरे आ जाते हैं सर ग्लोबुलिन प्रोटीन की। सर ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है, मैंने कहा हाँ, ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है, इस ग्लोबुलिन प्रोटीन के कई सारे टाइप्स होते हैं। अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। आपने सिर्फ यहां पर गामा ग्लोबुलिन याद रखना है। क्यों सर? क्योंकि गामा ग्लोबुलिन जो होता है, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। के सर? के कह रही हो? वापस से सुनो। मैंने बोला ग्लोबुलिन एक कौन है सर? प्रोटीन है। कई सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक अल्फा ग्लोबुलिन होता है, बीटा ग्लोबुलिन होता है और एक गामा ग्लोबुलिन होता है। जो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है, उसी का ही नाम होता है एंटीबॉडी, जिसको हम आईजी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो। इतनी सी बात आपने याद रखनी है। अब जरा सोचिए, ये किससे संबंधित होएगा सर? हमारे ब्लड में। तो ये हमारे ब्लड में संबंधित है, प्रतिरक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है गुरु? प्रतिरक्षा से संबंधित है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये एरिया हमारा एल्ब्यूमिन हो लिया।
ये हमारा ग्लोब्यूलिन हो लिया। बचा कौन? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। बचे कौन? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो बेटा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है ये दोनों आपने सीधा याद रखने हैं। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये जनाब हम पढ़ेंगे। किससे संबंधित है सर? रक्त के थक्के से संबंधित है। रक्त के थक्के से संबंधित है, ब्लड की क्लॉटिंग में बनेंगे। अब ब्लड की क्लॉटिंग में ये क्या काम करेंगे? अजीब पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या? ब्लड की क्लॉटिंग। ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। खत्म खल्लास, इतनी सी बात थी। बताओ इतनी सी बात में क्या तकलीफ थी? खत्म। ये प्लाज्मा इतना ही पढ़ना था। अब देखिए हमारी एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी। जो मैंने आपको यहां पर चीज बताई है सारी की सारी। आइए देखते हैं। हम कॉम्पोजिशन देख रहे थे, किसका देख रहे थे सर? प्लाज्मा का। ये सारा मैंने आपको बताया, यही चीज यहां लिखी हुई है। 90 to 92% कौन था सर? वाटर था। 8 to 10% सॉलिड पार्ट है, जिसमें अकार्बनिक पदार्थ भी हैं और कार्बनिक पदार्थ भी हैं। अब अकार्बनिक पदार्थ जो होंगे 1 to 2%, उसमें कौन आ जाएंगे सर? खनिज आ जाएंगे, लवण आ जाएंगे, बाइकार्बोनेट आ जाएंगे, ये सारी सारी चीजें आ जाएंगी। कार्बनिक भाग जो होएगा उसमें कौन आ जाएंगे सर? प्रोटीन आ जाएंगे। 6 से 8 कर लीजिएगा, मैंने 7 से 8 कर रखा है। 6 से 8% कौन मिल रहे हैं सर? प्रोटीन मिल रहे हैं। अब जनाब प्रोटीन जो मिल रहे हैं उसमें से 4% कौन मिल रहे हैं सर? प्रोटीन के अंतर्गत सर्वाधिक प्रोटीन कौन है सर? एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन जो है वो हमारे यकृत में बनता है। ये याद रहे, ठीक है? नहीं याद रहे गोली मारो, लेकिन ये जरूर याद रखना कि ये ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, रक्त एक कोलोइडल पदार्थ है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका परासरण नियमन, उसका परासरण दाब मेंटेन करने का काम कौन करता है? एल्ब्यूमिन करता है। ठीक है। दूसरा कौन था सर? एल्ब्यूमिन के बाद दूसरा है हमारा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन की परसेंटेज अगर याद हो जाए तो ठीक है, ना याद हो तो सिर्फ याद रखना गामा ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन के एग्जाम्पल लिखे हुए यहां पर। सिरुलोप्लाज्मिन नहीं याद रखना, ट्रांसफेरिन नहीं याद रखना। ये कॉपर का परिवहन करता है, ये आयरन का परिवहन करता है। तो इतना याद रखेगा, बहुत हैवी हो जाएगा, दिमाग में ओवरलोडेड हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना कि ये जो होता है कौन? ये हमारा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन किससे संबंधित है? प्रतिरक्षा से संबंधित है। हाँ जी, ठीक है। किससे संबंधित है? प्रतिरक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रतिरक्षा से। कौन सा? स्पेसिफिकली गामा ग्लोबुलिन। तो एंटीबॉडी का कार्य करते हैं कौन? इम्यूनोग्लोबुलिन। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है तो जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, यहां तक की बात क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है यहां तक? चलें आगे, बढ़े आगे। नेक्स्ट, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन परसेंटेज 0.3 दोनों की 0.3 है। ये भी यकृत में बनते हैं और ये सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन। किससे संबंधित है? थक्का बनाने से संबंधित है। तो मेन था कौन? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, ये रक्त नलिका, ये रक्त नलिका। अगर एल्ब्यूमिन यहां ज्यादा हमने कर दिया तो वाटर कम हो जाएगा, वाटर यहां कम हो जाएगा तो दूसरी रक्त नलिका से वाटर इधर आ जाएगा। मुझे यहां वाटर चाहिए था या मुझे यहां से वाटर निकालना है? अगर वाटर चाहिए तो सॉल्यूट बढ़ा दूं, वाटर नहीं चाहिए सॉल्यूट कम कर दूं। सॉल्यूट कम कर दूंगा यानी विलय कम कर दूंगा, यानी प्रोटीन कम कर दूंगा तो वाटर निकल जाएगा। विलय बढ़ा दूंगा तो वाटर आ जाएगा। तो वाटर के लेवल को क्या किया जा सकता है सर? बैलेंस किया जा सकता है। किसके द्वारा? इस प्रोटीन के द्वारा। ये था हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन। डन। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ये था हमारा प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन। याद रहेगा बेटा? हाँ जी, वेल डन अंकित राज, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये हमारा ब्लड के अंदर प्लाज्मा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं संगठित पदार्थ। एक्चुअली संगठित पदार्थ कौन है बेटा? कोशिकाएं हैं, याद रखना। किसकी बात कर रहे हैं सर? कोशिका की बात कर रहे हैं। अब कोशिका कौन सी है सर? एक है हमारी आरबीसी हैगी, एक डब्ल्यूबीसी हैगी और एक हमारी प्लेटलेट हैगी।
तो हम पहले क्या पढ़ेंगे सर? सबसे पहले हम आरबीसी पढ़ेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, फिर प्लेटलेट पढ़ेंगे, जिसमें से मैक्सिमम बच्चों का एक सवाल होता ही, वो बच्चे जो पहली बार पढ़ते हैं उनका एक ही सवाल होता है, क्या कि सर हमने ना सर हमने पढ़ा था सर 10th में या 11th क्लास में एक ही चीज पढ़ी थी, बाकी तो कुछ पढ़ा नहीं था। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, प्लेटलेट का कितना होता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बालकों का, जो बस नीट है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, बस नीट की तैयारी कर रहे हैं, अंदर गोता नहीं मार रहे हैं सिलेबस में, बस सरफेशियल सर्वेशन नीट की तैयारी कर रहे हैं। आप में से कोई ऐसा है जिसके दिमाग में यही एक ही क्वेश्चन चलता रहता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है, प्लेटलेट का जीवन काल कितना है ना? है ना? है ना? काउंसिलर शाहीना कह रही है काउंसिलर की स्पेलिंग सीखोगी आज शाहीना तुम पहले। डब्ल्यूबीसी का 21 दिन का जीवन काल होता है। आज तुम काउंसलर की स्पेलिंग सीखोगी पहले, है ना? उसके बाद तुम अपने काउंसलर स्पेलिंग सीखकर अपना काउंसलर जो तुमने लिखा हुआ उसको चेंज करोगी, फिर उसके बाद तुम पढ़ाई करोगी, ठीक है? चलो, तो जितने भी बोल रहे 7 दिन का होता है, 8 दिन का होता है, 10-12 दिन का होता है, बेटा डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, और पांचों प्रकार का जीवन काल अलग अलग होता है। सर कैसे? आइए दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो, ये होती है आपकी 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी, जिसमें से एक है न्यूट्रोफिल, एक है मोनोसाइट, एक है लिम्फोसाइट, एक है बेसोफिल और एक है ऑइसिनोफिल। याद आ रही है? हाँ सर। सर मैं अपने एरिया की काउंसिलर हूं मैं ठीक है शाहीना जी, मैंने आपसे बस इतनी सी दरखास्त करी थी कि बेटा आज जस्ट गूगल पर काउंसलर की स्पेलिंग डालना क्या होती है, और उस काउंसलर की स्पेलिंग को देखकर आप अपने यूजर नेम में काउंसलर की स्पेलिंग को बस चेंज कर लेना, बस, और कुछ नहीं कह रहा मैं, ठीक है? ओके, एसिडोफिल्स यानी ऑसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये 5 प्रकार की क्या होती हैं आपकी, क्या होती हैं? आपकी डब्ल्यूबीसी होती हैं। इन 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी में से जीवन काल जिनको था ना सर 21 दिन का जीवन काल, 50 दिन का जीवन काल, यहां पर देख लो। ऑसिनोफिल्स का जीवन काल जो होता है, जिनको बहुत ज्यादा था, ऑसिनोफिल 14 घंटे का जीवन काल होता है, बेसोफिल 10 घंटे का इनका जीवन काल होता है, न्यूट्रोफिल 12 घंटे का जीवन काल होता है, मोनोसाइट 1 दिन से कम का जीवन काल, 24 घंटे से कम का जीवन, लिम्फोसाइट 5 से 7 दिन का जीवन काल। को कौन सा 21 दिन का जीवन काल वाले? हाँ जी काउंसलर जी, 21 दिन का जीवन काल कहीं दिख नहीं रहा मेरे को यहां पर। लाइफ स्पैन का मतलब समझ में आता है ना, जीवन काल। ठीक, डन, क्लियर है, समझ में आ गया, डन। तो हम मजाक नहीं बना रहे हैं, काउंसलर की स्पेलिंग सीखो, COUNSELOR होता है काउंसलर, आपने काउंसिलर कर रखा है। चलो स्पेलिंग पर नहीं जाएंगे, ये चीज समझ में आ गई है। तो जिनके दिमाग में ये रहता है कि भैया जीवन काल जो होता है कितने दिन का होता है, तो डब्ल्यूबीसी आपकी 5 प्रकार की होती है और हर एक का जीवन काल अलग अलग होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। सर प्लेटलेट्स का कितना होता है? पहले आरबीसी पर आते हैं, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स पर आएंगे। चलिए हम पहले संगठित पदार्थ में सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सर आरबीसी की बात करते हैं। ठीक है, आइए चल सबसे पहले किसकी बात करते हैं? आरबीसी की बात करते हैं। आइए स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं हम? आरबीसी। ल्यूकोसाइट कौन होती है? सर डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स हम ये पढ़ेंगे। तो ये हमारी 5 प्रकार की क्या होती हैं, सॉरी 3 प्रकार की क्या होती है हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, जिसमें एक हो गई हमारी आरबीसी, एक हो गई हमारी प्लेटलेट्स, और ये 5 प्रकार की हमारी कौन होती है? कौन होती है हमारी डब्ल्यूबीसी। और यहां पर 5 प्रकार में ऑसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट। अच्छा, लिम्फोसाइट को 2 भागों में बांट दिया, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। ठीक है जी, आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। क्या आपकी कितनी होती हैं? 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। ये डब्ल्यूबीसी है,
एक हो गई आरबीसी, एक हो गई प्लेटलेट्स, और ये है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में एक हो गई ऑसिनोफिल्स, एक हो गई बेसोफिल, एक हो गई न्यूट्रोफिल और एक हो गई लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के फिर दो प्रकार होते हैं जो आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में पढ़े थे, एक बी लिम्फोसाइट था और एक टी लिम्फोसाइट था। चले आगे, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं सर? लाल रक्त कणिका की, आरबीसी की बात करेंगे। आरबीसी के टोटल 21 बिंदु हैं। यहां पर कितने हैं टोटल? यहां पर 20 बिंदु हैं, सॉरी 21 नहीं है, टोटल ये 20 बिंदु हैं जो आरबीसी से संबंधित हैं। 20 बिंदु हैं। इन 20 बिंदुओं को आपने याद रखना है, आराम से याद हो जाएंगे, कुछ टफ नहीं है आरबीसी के इन 20 बिंदुओं में। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, आरबीसी स्तनधारियों में कैसे शेप की होती है? जल्दी से, आरबीसी की शेप कैसी होती है? बाई कॉनकेव होती है कि बाई कॉन्वेक्स होती है? द्वि उत्तल होती है कि द्वि अवतल होती है? द्वि उभवतल या द्वि अवतल होती है? या कैसी होती है सर? गोलाकार होती है। जब नई नई आरबीसी बनती है तो गोलाकार होती है, बाद में कैसी हो जाती है सर? बाद में कैसी हो जाती है सर? बाइकॉनकेव हो जाती है। ठीक है, तो ये देख सर, मेरे अंदर आरबीसी कहां पर बनती है? हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं सर? आरबीसी की बात कर रहे हैं। जो जो बिंदु मेरे को याद आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहला बिंदु, मेरे अंदर आरबीसी का निर्माण कहां होता है? या आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो सबसे पहला इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस का मतलब आरबीसी निर्माण। आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। मेरे अंदर कहां पर होती है? तो मेरे अंदर भ्रूणीय अवस्था में। सबसे पहले जब मैं भ्रूणीय अवस्था की बात करूंगा तो मेरे अंदर ये कहां पर बनती थी सर? भ्रूणीय अवस्था में ये मेरे अंदर लीवर में बनी थी, प्लेसेंटा में भी बनी थी, मेनली लीवर में, प्लेसेंटा में और इनफैक्ट किडनी में भी बन जाती है। अभी लीवर और प्लेसेंटा याद रखना। लेकिन वयस्क अवस्था की अगर हम बात करते तो वयस्क अवस्था में ये किस में बनती है सर? वयस्क अवस्था की अगर हम बात करें तो हमारे अंदर ये आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है सर? अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। आरबीसी निर्माण के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है। आरबीसी निर्माण के लिए यानी इरेथ्रोपोइसिस के लिए, इरेथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है? आरबीसी निर्माण। आरबीसी निर्माण के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है। उस हार्मोन का नाम होता है इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन, और ये इरेथ्रोपोइटिन जो होता है ये कहां से आता है? ये इरेथ्रोपोइटिन किडनी से आता है। कहां से आता है? हमारी किडनी से आता है। तो हमारी किडनी जो होती है वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है इरेथ्रोपोइटिन, और ये इरेथ्रोपोइटिन हमारी अस्थि मज्जा में जाकर क्या करता है? इरेथ्रोपोइसिस कराता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पर ध्यान से सुनना, ये जो अस्थि मज्जा जो होती है दो प्रकार की होती है हमारे अंदर। एक होती है येलो बोन मैरो और एक होती है रेड बोन मैरो। अस्थि मज्जा जो होती है दो प्रकार की होती है हमारे अंदर, एक होती है रेड बोन मैरो और एक होती है येलो बोन मैरो। पर्टिकुलरली आरबीसी का निर्माण जो होता है वो किस में होता है? रेड बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण जो होता है वो किस में होता है? रेड बोन मैरो में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा में होता है। कब? सामान्य कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर तनाव की कंडीशन हो गई या जब हम कहां पर चले जाते हैं? हाई एल्टीट्यूड्स पर चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, तो उस टाइम पर हमारे अंदर आरबीसी के निर्माण की ज्यादा जरूरत होती है। ज्यादा से ज्यादा आरबीसी का निर्माण चाहिए होता है, अत्यधिक आरबीसी चाहिए होती है। तो उस कंडीशन में जो कंडीशन हमारे लिए प्रतिकूल कंडीशन है उसमें हमारे अंदर एक और बोन मैरो होती है जिसका नाम होता है येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो हमारे अंदर अत्यधिक आरबीसी का निर्माण कब करती है? जब हम प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं। जैसे जब हमें कोई बीमारी हो जाती है, हमें फीवर हो जाता है, हमारे शरीर में आरबीसी की जब कमी होने लग जाती है तो ज्यादा मात्रा में आरबीसी बढ़ाने के लिए येलो बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। नॉर्मल मेरे अंदर रेड बोन मैरो जो होती है उसमें आपका क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। सर ये बोन मैरो दिखाई कैसी देती है? सर ये लाल अस्थि मज्जा और ये येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो कैसी दिखती हैं? आप साथ साथ देख भी सकते हैं। रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो आप देख सकते हैं। इस तरीके से इमेजेस देख सकते हैं। रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो इस तरीके का पार्ट होता है। अगर आप देखेंगे यहां पर बहुत सिंपल सा डायग्राम दे रखा है रेड बोन मैरो का और येलो बोन मैरो का। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारी जो बोन जो होती है उस बोन में
ये वाला पार्ट जो था ये था एपिफाइसिस, ये था मेटाफाइसिस, और ये एपिफाइसिस था, ये डायाफाइसिस था, और ये मेटाफाइसिस था। तो मेटाफाइसिस वाला पार्ट जो होता है यहां पर आउटर साइड की तरफ जो होती है वो रेड बोन मैरो होती है, और इनर साइड की तरफ जो होती है वो येलो बोन मैरो होती है। तो आउटर साइड में जो है, जैसे अगर ये मान लो इस तरीके से मान लो कि अगर ये हड्डी है तो इस हड्डी के अंदर आउटर किनारे की तरफ जो है, बाहर की तरफ जो है वो रेड बोन मैरो, और बीच में जो होती है वो येलो बोन मैरो होती है। तो बेसिकली हमारे अंदर रेड बोन मैरो जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए सर? वो रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए? आरबीसी के निर्माण के लिए। डन। आरबीसी के निर्माण के लिए कोई हार्मोन चाहिए जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, जो कहां से रिलीज हो रहा है? किडनी से रिलीज होता है। आरबीसी जो होती है ये हमारे अंदर स्टोर होती है। सर स्टोर कहां पर होती है? हमारी प्लीहा में स्टोर होती है, जो हमने पढ़ा था, जिसको हमने ब्लड बैंक भी बोला था। हाँ सर, क्या बोला था सर? ब्लड बैंक बोला था। और आरबीसी का अपघटन जो होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसको बोला था सर? यही प्लीहा जो होती है इसका आरबीसी का क्या कहलाती है? कब्रिस्तान कहलाती है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाती है। क्यों? क्योंकि आरबीसी जब मर जाती है तो उसका डीकम्पोजिशन, उसको खत्म, उसको नष्ट करने का काम कहां पर होता है? इसी प्लीहा में होता है। आरबीसी का जीवन काल जो था वो कितना था सर? जीवन काल जो होता है वो लगभग 120 दिन का होता है। अब ऐसा नहीं है कि 120 दिन हुए और जैसे 120 दिन हुआ और एकदम से आरबीसी मर जाएगी। एवरेज हम देखते हैं 120 दिन हो सकता है, 121 दिन भी हो जाए, 122 दिन भी हो जाए, 118 दिन भी हो जाए। एवरेज जो होता है वो कितना होता है? 120 दिन इसका आरबीसी का जीवन काल होता है। सर ये जो आरबीसी जब नई बनती है, कहां पर बन रही है सर? हमारी अस्थि मज्जा में बनती है। अस्थि मज्जा के अंदर कौन बनाता है ये मैंने आपको कहां पर बताया था? अगर आपको याद आ रहा हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में हमने बात करी थी। कोई प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल थी जो आरबीसी भी बनाती है, डब्ल्यूबीसी भी बनाती है और प्लेटलेट्स भी बनाती है। वो मैं अभी यहां पर नहीं लिख रहा हूं, वो थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी चला जाएगा। अभी सिर्फ इतना सा, ये आरबीसी जब नई बनती है, न्यू आरबीसी जब फॉर्म्ड होती है, न्यू आरबीसी जब निर्मित होती है तो इसका आकार कैसा होता है? तब ये गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार या स्लाइटली अंडाकार होती है। लेकिन जब ये परिपक्व हो जाती है, जब ये परिपक्व हो जाती है तो कैसी होती है? द्विअवतल हो जाती है, बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्केव हो जाती है। अब क्यों हुआ सर ये? जब ये नई बनी थी तो गोल थी और इसके अंदर केंद्रक भी था। हाँ सर, लेकिन जब परिपक्व हो जाती है तो ये कैसी हो जाती है सर? केंद्रकहीन हो जाती है। अब ये कंसेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसीलिए मैं पहले चीजों को बता देता हूं ताकि जब वो चीजें आएंगी तो आपकी चीजें समझ में भी आएंगी। क्या कि पहले केंद्रक मिल रहा था, जब आरबीसी नई बनी थी तो केंद्रक मिल रहा था, गोलाकार थी, लेकिन जब ये परिपक्व हो जाती है तो ये केंद्रकहीन होती है और बाइकॉन्केव हो जाती है। ठीक है, तो केंद्रक कहां गया? केंद्रक नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए? सरफेस एरिया बढ़ाना था। किस चीज के लिए बढ़ाना था? ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए। किसको ग्रहण करने के लिए? कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाए। क्यों जाए ऑक्सीजन? क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन कौन कर रहा है सर? हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है गुरु? अंदर पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अंदर डालने के लिए हमने अंदर क्या बनाया? एक वलय बनाया। हमने अंदर से उसको पिचकाया। जब हमने इसको पिचकाया तो अंदर जो केंद्रक था वो क्या हो गया गुरु? नष्ट हो जाएगा। केंद्रक अगर नष्ट हो जाएगा तो आरबीसी है तो जीवित कोशिका, लेकिन केंद्रकहीन होती है, याद रखिएगा। इस आरबीसी के अंदर वर्णक पाया जाता। कौन सा वर्णक पाया जाता? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 भागों से बना होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं बार बार बताने वाला नहीं हूं। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो एक बार यहां पर देख लेते हैं क्या कहां तक चीज हम देख चुके हैं। एक बार जरा यहां पर बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज मेरे दिमाग में आ गई। हमारे अंदर आरबीसी जो होती है वो कैसी होती है सर? हमारे अंदर परिपक्व आरबीसी जो है वो बाई कॉनकेव होती है। किसके अंदर? जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी स्तनधारी है, सभी स्तनधारियों में परिपक्व आरबीसी कैसी होती है सर? बाई कॉनकेव होती है। सभी स्तनधारियों में परिपक्व आरबीसी बाई कॉनकेव होती है। जल्दी से मुझे बताइएगा, मेंढक के अंदर आरबीसी का आकार कैसा था? मेंढक के अंदर आरबीसी, चाहे न्यूली नवनिर्मित आरबीसी हो,
चाहे परिपक्व आरबीसी। आरबीसी का आकार कैसा था मेंढक के अंदर हमने पढ़ा है, या तो गोलाकार या अंडाकार, और केंद्रक युक्त थी। कौन सी? चाहे नवनिर्मित हो चाहे परिपक्व हो, याद रखना मेंढक के अंदर पढ़ा था हमने, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स थी और केंद्रक युक्त थी। बाकी सभी स्तनधारियों के अंदर परिपक्व आरबीसी। कौन सी? परिपक्व, नवनिर्मित आरबीसी नहीं, नवनिर्मित आरबीसी नहीं, नवनिर्मित आरबीसी नहीं। नवनिर्मित आरबीसी जो होती है वो तो गोलाकार होती है और केंद्रक युक्त होती है। परिपक्व आरबीसी जो होती है वो बाइकॉनकेव होती है और केंद्रकहीन होती है। तो सभी स्तनधारियों के अंदर परिपक्व आरबीसी कैसी होती है? बाइकॉनकेव होती है, केंद्रकहीन होती है। लेकिन एक्सेप्शन याद रखना है आपने, एक्सेप्शन याद रखना है, अपवाद याद रखना है। और अपवाद आपने क्या याद रखना है सर? कैमल यानी ऊंट एंड लामा। कौन सा मामा? लामा, ठीक है। तो याद रखना ऊंट और लामा ये मात्र दो ऐसे स्तनधारी हैं। सभी स्तनधारियों में परिपक्व आरबीसी, परिपक्व आरबीसी सभी स्तनधारियों में कैसी होती है? बाइकॉनकेव होती है। सिर्फ एक्सेप्शन याद रखना है, ऊंट और लामा जो होते हैं उनके अंदर कैसी होती है? ऊंट और लामा जो होते हैं उनके अंदर कैसी होती है? केंद्रक युक्त होती है। सॉरी, बाइकॉनकेव तो इनके अंदर भी होती है। एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि केंद्रक युक्त होती है। एक्सेप्शन क्या याद रखना है? कि इनके अंदर कैसी होती है? केंद्रक युक्त होती है। होती इनके अंदर भी बाइकॉनकेव ही है। लेकिन जो अपवाद जो था वो ये था कि सभी स्तनधारियों के अंदर आरबीसी, परिपक्व आरबीसी कैसी होती है? बाइकॉनकेव और कैसी होती है? केंद्रकहीन होती है। लेकिन ऊंट और लामा जो है उनके अंदर कैसी होती है? केंद्रक युक्त होती है। अब सर ये लामा क्या है? कैमल तो हमने देखा है, बस कैमल का ही चचेरा, फुफेरा, मौसेरा भाई जैसा आपको दिखाई देगा। दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए जरा लामा देखिए, ये दिख रहा है लामा? ये रियल लामा। सर ये तो ऊंट जैसा दिख रहा है, बस ऊंट जैसा ही होता है। ठीक है, ये रहा, ऐसा दिखता है ये लामा, भेड़ जैसा। अच्छा, भेड़ जैसा। चलो, ये तुमको भेड़ जैसा दिख रहा है? हैं? ये भेड़ है? चलो, ओके। सो ये याद रखना था बेटा, भूलना नहीं है। यहां तक की बात आई होप समझ में आ गई होगी, यहां तक की चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आइए और फटाफट निपटाते हैं इन बिंदुओं को जो हमने आरबीसी के बारे में पढ़े हैं। एक बार फटाफट यहाँ पर देखिए कौन कौन से बिंदु हैं जो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिए हैं। आरबीसी स्तनधारियों में कैसी होती है? बाइकॉनकेव होती है और गोलाकार होती है, केंद्रक रहित होती है। केंद्रक रहित किस में होती है सर? जब ये बाइकॉनकेव शेप में होती है तो केंद्रक रहित होती है, लेकिन जब गोलाकार होती है तो वो नवनिर्मित होती है, उस टाइम पे केंद्रक होता है। आरबीसी में उत्पत्ति के समय केंद्रक उपस्थित हो गए, आ गई ना बात। जब ये आरबीसी उत्पन्न होती है, नई नई बनती है, तो उसमें केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन परिपक्वन के दौरान ये विलुप्त हो जाता है, अतः परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। डन, ये भी हम लोगों ने देखा। आरबीसी कैसी थी सर? बाइकॉनकेव थी, जिसके कारण क्षेत्रफल बढ़ जाता है। किसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है? ऑक्सीजन के एंट्री का, ऑक्सीजन के उद्ग्रहण का। आरबीसी में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी इकाई की अनुपस्थिति होती है, जिसमें आरबीसी में अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन भरा जाए। क्यों भर रहे हैं हीमोग्लोबिन? क्योंकि ऑक्सीजन का संवहन कर रहा है। तो बाकी जितने भी कोशिकांग वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। अपवाद स्वरूप याद रखना, ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी है जिनकी आरबीसी जो होती है ओवल शेप होती है, और साथ ही साथ याद रखना जिनकी आरबीसी जो है वो बाइकॉन्वेक्स होती है, या अंडाकार होती है और केंद्रक युक्त होती है। ये भी याद रखना, कैसी होती है? केंद्रक युक्त होती है, उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये याद रखना। सर गायब कैसे हो गया केंद्रक? बेटा आप मुझे बताना, गुनगुन थोड़ा सा दिमाग लगाना। आपको एक रूम के अंदर बंद कर दूं और दीवारों को अगर मैं पिचकाता जाऊं,
दीवारें जो हैं अंदर की तरफ आती जाए। आप एक जगह खड़ी हो है गुनगुन, और दीवारें जो हैं अंदर आती जाए आती जाए आती जाए, पिस जाओगी तुम, हो जाओगी ना खत्म, बस ऐसे ही खत्म हो गया, गायब नहीं हुआ है, खत्म किया गया उसको। आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली को डोनर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अतिरिक्त चीज है। कुछ विशेष आयन जैसे क्लोरीन बाइकार्बोनेट के लिए अत्यधिक पारगम्य होती है, सोडियम पोटेशियम के लिए अपारगम्य होती है। इस वाले बिंदु में इतनी सी बात याद रख सकते हैं, कल हम लोगों ने बात करी थी कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की। क्या कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में आपको याद आ रहा है बाइकार्बोनेट आयन जो थे, याद आ रहे हैं? बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर निकले थे और बदले में अंदर कौन गया था? क्लोरीन आयन गया था। क्या सोडियम आयन गया? नहीं। तो क्या आरबीसी की जो दीवार जो है, आरबीसी की जो झिल्ली जो है, क्या वो सोडियम आयन के परिवहन के लिए पारगम्य है? नहीं, क्लोरीन आयन के लिए है और बाइकार्बोनेट के लिए है। इतनी सी बात थी। तो यहां पर आरबीसी की जो झिल्ली जो होती है उसका नाम डोनर मेम्ब्रेन होता है। ये याद मत रखना, इतनी सारी चीजें याद नहीं रख पाओगे, इसलिए क्लियरली बोल रहा हूं। डोनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने खोज करी थी। ठीक है। कुछ विशेष आयन जैसे क्लोरीन बाइकार्बोनेट, इनके लिए तो ये पारगम्य थी। सोडियम के पोटेशियम के लिए कैसी होती है? अपारगम्य होती है। हाँ जी, क्लियर है? नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण आरबीसी में अवायवीय श्वसन होएगा। ऑब्वियसली बात है, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो किससे संबंधित होता है? सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था वायवीय श्वसन से। जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, तो यहां पर कैसा श्वसन होएगा सर? अवायवीय श्वसन होएगा। क्या आरबीसी के ऊपर एंटीजन थे? ए ब्लड ग्रुप। कैसे ए ब्लड ग्रुप कहला रहा था? आरबीसी के ऊपर ए प्रतिजन था, बी ब्लड ग्रुप, बी प्रतिजन था, ए बी दोनों प्रतिजन थे, ओ कोई प्रतिजन नहीं था। यानी आरबीसी की सतह पर क्या पाया जा रहा है सर? प्रतिजन पाया जा रहा है, जिसके कारण रक्त समूह यहां पर निर्धारित होता है। आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें आयरन मिलता है और ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। आपको याद आ रहा होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आरबीसी का आकार कितना होता है? 7.5 माइक्रोमीटर का। ये जरूर याद रखना, आपने भूलना नहीं है। कितना होता है? 7.5 माइक्रोमीटर, ये याद रखना है, एनसीईआरटी में मेंशन है। आरबीसी का काउंट अगर देखें तो आरबीसी कितनी पाई जाती है? तो 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन क्यूबिक मिलीमीटर पाई जाती है। अब सर ये क्या है, इसको समझते हैं। ये मेरे पास एक क्यूब है, ये इस क्यूब का, रितेश सोलंकी पहले पढ़ ले इधर, ये जो क्यूब जो है, इस क्यूब का अगर मैं माप देखूं तो इसकी लंबाई चौड़ाई जो है 1 मिलीमीटर है। ऐसा एक क्यूब ले लिया, 1 मिलीमीटर लंबा चौड़ा, इस तरीके से, है ना। अब इस क्यूब के अंदर अगर मैं अपना ब्लड डालता हूं तो वो ब्लड इस क्यूब के अंदर आएगा। हाँ, अब जितना ब्लड इस क्यूब के अंदर आएगा उतने ब्लड में कितनी आरबीसी मिल रही है सर? इतनी आरबीसी पाई जा रही है। तो ये हमारे आरबीसी का क्या कहलाएगा सर? काउंट कहलाएगा। तो आरबीसी काउंट कितना होता है? लगभग 55 लाख क्या पाई जाएगी? आपकी आरबीसी इतने परिमाप में पाई जाएगी। ठीक है। आरबीसी की संख्या में कमी को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया, जैसे थैलेसीमिया, ये याद आ रहा है? एनीमिया, एनीमिया का मतलब ही क्या था? जब आरबीसी की मात्रा में कमी आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। तो मेरे भाई क्या क्या चीज याद रखनी है इस पे? 7.5 माइक्रोमीटर इनका क्या होता है? व्यास होता है। इनकी संख्या 5.5 मिलियन यानी लगभग 50 से 55 लाख के आसपास होती है। इनकी कमी को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। ये किससे बने होते हैं? हीमोग्लोबिन इनके अंदर भरमार होती है। हीमोग्लोबिन जो होता है 2 भागों से बना होता है। एक हीम भाग यानी प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन, और आयरन होता है। ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। ठीक है जी। हीम भाग जो होता है वो केवल 5% होता है। ग्लोबिन भाग जो होता है, ये प्रोटीन जो होता है 95% होता है। इस पर एंटीजन पाए जाते हैं जिसके कारण हमारे ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए इनके अंदर कैसा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन होता है। हाँ जी, यहां तक की बात में कोई तकलीफ? हाँ जी। अब पीछे क्या रह गया था मेरे भाई? क्या कह रहा था सर? यहां पर अपवाद स्वरूप ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी जिनकी आरबीसी या तो आरबीसी बाइकॉन्वेक्स की जगह कैसी होती है? अंडाकार होती है। बाइकॉन्वेक्स की जगह बाइकॉन्केव करिएगा। यहां बाइकॉन्केव की जगह कैसी होती है? अंडाकार होती है। यहां पर बाइकॉन्वेक्स लिख दिया, गलती से लिख दिया। नॉर्मली हमारी बाइकॉन्वेक्स होती है, तो बाइकॉन्वेक्स की जगह कैसी होती है सर? अंडाकार होती है। ये था। ठीक है, डन।
सर ब्लड कैंसर में WBC की कमी होती है। सुमति कुमारी तुम भोंदू हो एक नंबर की। मेरे को एक बात बताओ सुमति कुमारी, तुम क्या पढ़ाई कर रही हो बेटा? हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। तुमने पूरा कैंसर पढ़ लिया और तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है कि कैंसर में क्या कभी कोशिकाओं की संख्या कम होती है कि बढ़ती है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो बेटा। पढ़ाई कर रहे हो आप, सीरियसली पढ़ाई किया करो। कैंसर में क्या हो रहा था? व्हाट इज कैंसर? क्या पढ़ा था तुमने फिर कैंसर में? नील बटे सन्नाटा पढ़ा तुमने। क्या था कैंसर? जब कोशिका अनियंत्रित रूप से अपनी संख्या बढ़ा लेती है तो आबुर्द बनता है। अब वो दुर्दम होता है तो शरीर में फैलता है तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं कैंसर। तो कैंसर में कोशिकाओं की संख्या घट रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है। तो WBC की संख्या घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी ब्लड कैंसर में। तो WBC की संख्या बढ़ती है कैंसर में। हाँ जी, यहां तक की बात। हाँ जी, यहां तक की बात। डांट खाया करो। डांट खाओगे नहीं तो कैसे सुधरोगे बताओ? है ना, जो डांट खाएगा वही सुधरेगा। ये मत सोचना, ईगो में मत ले लेना, ओ हमको गुरुजी ने डांट दिया हम नहीं पढ़ेंगे। मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, यहां तक की बात। जितना मैं बता रहा हूं सत्यम उतना याद रख लेना, ठीक है? नेक्स्ट, यहां तक के 13 बिंदु हो गए हैं। ये सारे जो तुमको लग रहा है ना, अरे छर ये आउट ऑफ एनसीईआरटी तो नहीं है बेटा, ये सारे बिंदु कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर से लिंक्ड मिलेंगे। अब जरा सोच, क्या ये ग्लोबिन प्रोटीन हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में नहीं था? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में नहीं आया? ये तो तेरी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो याद रखना। क्या एनीमिया वर्ड नहीं आया? सिकल सेल एनीमिया, RBC की नंबर नहीं कम हो गई थी? ये नहीं आया था? जरा सोच, क्या आयरन नहीं आया था? क्या एंटीजन ब्लड ग्रुप में नहीं आए थे? हैं, जरा सोच। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये तो पढ़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन से संबंधित है। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इनमें क्या होगा? अवायवीय श्वसन नहीं होगा। अवायवीय श्वसन होगा तो इनके अंदर लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। सोचो, आपको ये लग रहा होगा कि अरे सर ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहे, तो एनसीईआरटी की लाइनों में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं तुमको दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करके तुमको एक मजबूत स्टूडेंट बनाएगी ना दिमागी तौर पर। इस चीज को समझो। चलिए जी, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया एरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। आरबीसी बनाने वाला जो अंग जो होता है उनको हम एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन बोलते हैं। एरिथ्रोपोइटिन ऑर्गन जो होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे भ्रूणीय अवस्था में कौन होता है? प्लेसेंटा होता है, लीवर होता है, प्लीहा होता है, थाइमस ग्रंथि भी होती है। ये वो ग्रंथियां हैं, ये वो संरचना है जहां पर आरबीसी का निर्माण होता है। ऐसे ऑर्गन्स को हम एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन बोलते हैं जहां पर एरिथ्रोपोइसिस होता है। भ्रूणीय अवस्था में यहां पर होता है, लेकिन वयस्क अवस्था में कहां पर होता है गुरु? लाल अस्थि मज्जा में होता है। ये करने के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है। वो हार्मोन हमारी किडनी से निकलता है। किडनी को हिंदी में वृक्क बोलते हैं। उस हार्मोन का नाम होता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये मैंने आपको बता दिया है। आरबीसी जो होती है प्लीहा में नष्ट हो जाती है, इसलिए प्लीहा को हम आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है जी। नेक्स्ट, अतिरिक्त आरबीसी का संग्रहण भी कहां पर होता है? प्लीहा में होता है, इसलिए हमने प्लीहा को ब्लड बैंक भी बोला था। बताइए इनमें से कौन सी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है? फटाफट बोलो हीना बानो। कोई है क्या? आनंद? किसी को भेज कर या दे देना एक बार यार। हाँ जी, देखो यहां तो पढ़ते हुए क्लियर हो जाएगा। बात यह है कि चीजें इतनी सारी है ना बायो में, याद नहीं रह पाती हैं। बार बार रिवाइज करो। और ये तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, इसमें तो कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसा है ही नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी हो। जरा सोचो, क्या हमने प्लीहा के बारे में नहीं पढ़ा था? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में नहीं पढ़ा था? सोचो, क्या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में नहीं पढ़ा था? सर एक लाइन रह गई है। कौन सी लाइन रह गई मेरे भाई? बता तो दी सारी की सारी। सर टेस्ट सिलेबस बता दो बेटा। पिछले टेस्ट में क्या आया था? अब खुद सोच अगले टेस्ट में क्या आएगा। मुझसे पूछा ही मत करा करो यार। अगर तुमने पिछला टेस्ट दिया है तो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जानी चाहिए बात, अगले टेस्ट में क्या आएगा। पिछले टेस्ट में आपके 3 या 4 चैप्टर आए थे, तो अगले टेस्ट में क्या आएंगे बताओ। फुल सिलेबस मत पूछा करो बार बार। पता है तुमको क्या आएगा? फुल सिलेबस आएगा बायो का।
चल आगे बढ़े। ये हमारी खत्म हो गई कौन, आरबीसी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी की। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, मेरे से एक सेकंड रुक जाना बस, एक बस मैं पानी पी लूं बस। हाँ जी, सर ह्यूमन में 100 ml ब्लड में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है। यस बेटा, बिल्कुल है। हाँ जी बिल्कुल है, ये तो हमने पढ़ा था। सर हीमोग्लोबिन की नंबर किस में, एक आरबीसी में, एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन की नंबर लिखनी आप लिख सकते हैं यहां पर। 21वां पॉइंट डाल दीजिएगा, प्रत्येक आरबीसी में लगभग 270 मिलियन यानी 27 करोड़ हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं। ये चीज तो पहले बताई हुई है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में नहीं बताया था, ये अणु पाए जाते हैं। ऐसा मुझे आभास हो रहा है कि मैंने शायद ये चीज बताई है कि एक आरबीसी के अंदर लगभग 27 करोड़ के आसपास हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं एक आरबीसी में। सर आपने यह नहीं बताया 100 ml रक्त में 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। हाँ ओम, मैंने ये नहीं बताया कि 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को लेकर जाता है, तो 100 ml ब्लड में लगभग 20 ml ऑक्सीजन होता है। ये मैंने नहीं बताया है ना। हाय मैं भूल गया, हाय बहुत बड़ा पाप हो गया, प्लीज मुझे माफ करो, ये आपने नहीं बताया। मैं लपाड़ा लगा दे तुम्हारे 2-3 के हैं। पिछला चैप्टर खत्म, बिल्कुल खत्म पिछला चैप्टर है। 1 दिन की मेमोरी है तुम्हारी, 2 दिन की मेमोरी है। चलो जी, सर आपने अभी नहीं बताया, आपने 2 दिन पहले बताया था, अभी नहीं बताया ना सर, इसलिए तुम नौटंकी तो हम तुमसे बड़े नौटंकी पे। चलो जी, नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर, एक कह रहा है कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, नहीं बताया, कोई बात नहीं सर, हमारे पास खेत है सर हमारे पास 100 बीघा खेत है सर, हम खेती कर लेंगे। कोई बात नहीं, आपने नहीं बताया सर नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स की बात कर रहे हैं। डब्ल्यूबीसी जो होती है बेटा, ये डब्ल्यूबीसी जो होती है, क्या इनमें केंद्रक पाया जाता है? हाँ सर, इन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्या इनमें कोई वर्णक होता है? नहीं सर, इनमें कोई वर्णक नहीं होता है। वर्णक नहीं होता है तो कैसी होती है सर, ये रंगहीन होती है। क्योंकि वहां क्या पाया जा रहा था सर, वर्णक पाया जा रहा था। वर्णक के कारण वो कैसी थी, लाल रंग की थी हीमोग्लोबिन की। यहां पर कोई वर्णक नहीं है, वर्णक नहीं है तो रंगहीन होती है। केंद्रक इनमें पाया जाता है। ठीक है जनाब। और नेक्स्ट ये कहां पर बनती है, ये भी हमारी बोन मैरो में बनती है। किसमें बनती है, बोन मैरो में निर्मित होती है। ठीक है सर। नेक्स्ट, अब ये जो डब्ल्यूबीसी जो होती है, इनको हमने 2 भागों में बांटा है।
किस आधार पर? अभिरंजन के आधार पर। ध्यान से सुनो, अलख निरंजन अभिरंजन के आधार पर। किस आधार पर? अभिरंजन के आधार पर। अभिरंजन का मतलब होता है कलरिंग करना, डाई डालना। तो हम यहां पर डाई डालते हैं। अब वो डाई जो होती है, उस डाई का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उस डाई का नाम यहां पर लिखा हुआ, उस डाई का नाम है हिमैटीऑक्सिलिन। क्या? हिमैटीऑक्सिलिन। हिमैटीऑक्सिलिन यहां पर एक डाई है जिसको हम अभिरंजित करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? कलरिंग करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो जब हम डब्ल्यूबीसी की कलरिंग करते हैं एक डाई से, डाई का नाम आपने याद रखना, बस कंसेप्ट याद रखना, एक डाई है जो डब्ल्यूबीसी की जब कलरिंग करती है तो वो किसको कलर देती है? कुछ डब्ल्यूबीसी के जीव द्रव्य के अंदर या कुछ डब्ल्यूबीसी के अंदर कोशिका द्रव्य में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। उन प्रोटीन्स के कणों को क्या कर देती है? कलरिंग कर देती है। जैसे ये मान लो डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, और इसके अंदर केंद्रक जो है, इसके अंदर अगर आप केंद्रक देखेंगे, इस तरीके से ये केंद्रक है और ये केंद्रक पालियों में पाया जा रहा है। और साथ ही साथ यहां पर जब हमने हिमैटीऑक्सिलिन डाई जब डाली तो यहां पर हमें क्या मिल रहे थे? कुछ कण मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे? कुछ ग्रेन्यूल्स मिल रहे थे। लेकिन जब हमने कुछ और डब्ल्यूबीसी के बारे में देखा तो वहां पर हमें केंद्रक जो था वो इस तरीके से पाली नहीं बना रहा था। जैसे यहां पर आपको पालियां दिख रही हैं, ये देखो, ये एक पाली है, ये एक पाली है, ये पाली है। यानी केंद्रक जो है वो पालियों में बढ़ जाता है और इनको जोड़ने वाले क्या होते हैं? रेशे होते हैं जो इनको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। साथ ही साथ यहां पर प्रोटीन के कण पाए जा रहे हैं। ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसमें केंद्रक पालियों में नहीं बटा है और यहां पर कण भी नहीं पाए जा रहे हैं। कण नहीं पाए जा रहे, कैसे पता लगा? जब हमने डाई डाली। डाई का नाम है हिमैटीऑक्सिलिन। जो याद रखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट याद रखना कि हमने दो प्रकार की डब्ल्यूबीसी खोजी। एक वो डब्ल्यूबीसी जिनमें कण नहीं पाए जा रहे हैं, यानी वो क्या कहलाएंगी? अकणिकीय। किसके? प्रोटीन के कण। क्या नहीं पाए जा रहे? प्रोटीन के कण नहीं पाए जा रहे। यहां पाए जा रहे हैं और यहां नहीं पाए जा रहे हैं। तो जहां नहीं पाए जा रहे हैं उनको हम बोलेंगे क्या? इनको हम बोलेंगे क्या? कणिकीय। यहां पर प्रोटीन के कण पाए जा रहे थे और यहां पर नहीं पाए जा रहे, तो इनको हम बोलेंगे अकणिकीय। कणिकीय को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रेन्यूलोसाइट। और अकणिकीय को हम बोलते हैं एग्रेन्यूलोसाइट। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो जल्दी से मेरी बात को सुन लीजिएगा। कल क्लास 12 बजे होगी। कल क्लास 12 PM पर होगी। कल क्लास जो है वो 12 बजे होगी, लगभग 3 बजे तक क्लास चलेगी। कल मुझे थोड़ा सा अतिरिक्त क्लास लेने का मन कर रहा है, इसलिए कल मैं क्लास आपकी 12 से लगभग 3 बजे तक क्लास लूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 घंटे मेरे को मिल पा रहे हैं, तो कल मैं आपकी लगभग 3 घंटे की क्लास लूंगा, 12 से 3 बजे तक की क्लास लूंगा। तो कणिकीय और अकणिकीय का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि वो डब्ल्यूबीसी जिनके अंदर कण पाए जाएंगे, वो डब्ल्यूबीसी जिनके अंदर कण नहीं पाए जाएंगे। सर ये तो आपने बना दिया, डायग्रामेटिकली कुछ बता दो, क्या ऐसा डायग्राम होता है क्या? मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, जरा देखिएगा। ये आपको अगर देखेंगे इस तरीके से, अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये केंद्रक दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। ये देखो, एक पाली, फिर उसके बाद ये दूसरी पाली, फिर ये कनेक्टेड होते हैं, फिर ये तीसरी पाली। इस तरीके से पालियां दिखाई दे रही हैं। सिमिलरली यहां पर आपको एक पाली ये दिखाई देगी, एक पाली ये दिखाई देगी, यानी केंद्रक जो है वो पालियों में बट गया है। और साथ साथ आपको यहां पर ये रेड कलर के दिखाए गए हैं, यहां पर कण दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, तो ऐसी डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। क्या नाम देते हैं गुरु? ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। और मेरे भाई ये जो ग्रेन्युलोसाइट जो होती है, ये होती है हमारी 3 प्रकार की। कौन कौन सी? कौन कौन सी? एक होती है बेसोफिल, एक होती है इसिनोफिल, और एक होती है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, फिल कर दिया। तीनों में फिल 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 आ रहा है, फिल आ रहा है ना, यानी फिल कर दिया। ना याद रहे, फिल कर दिया। जो खाली जगह थी उसको हमने भर दिया। किससे? कणों से। तो ये जितनी भी फिल हैं, इन सभी के अंदर फिल कर दिया। फिल इन द ब्लैंक्स हमने भर दिए। किससे? प्रोटीन के कणों से, यानी ये क्या है? कणिकीय हैं।
अकणिकीय के अंतर्गत कौन आती है सर? दो आती है। एक आती है हमारी मोनोसाइट, शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, याद आ रहा होगा। और एक आती है लिम्फोसाइट। ठीक है, तो दोनों में क्या आ रहा है सर? साइट आ रहा है। दोनों में क्या आ रहा है सर? साइट आ रहा है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है जी, डन। तो इस तरीके से ये आपकी अकणिकीय दो प्रकार की होती है, कणिकीय ये हमारी तीन प्रकार की होती है। डन। तो इस प्रकार से ये हमारी पांच प्रकार की क्या होती है? डब्ल्यूबीसी होती है। अब बात आ रही है सर क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन आएगा इनकी परसेंटेज से। सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन सी होती है? तो याद रखना सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है हमारी न्यूट्रोफिल्स। 60 से 65% जो होती है वो कौन होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है। सबसे कम कौन होती है सर? सबसे कम होती है हमारी बेसोफिल्स। तो मैक्सिमम कौन होती है? न्यूट्रोफिल्स। मिनिमम कौन होती है? बेसोफिल्स। ठीक है, मैक्सिमम न्यूट्रोफिल्स, मिनिमम बेसोफिल्स। अगर ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट। कितनी? 20 से 25%। फिर लिम्फोसाइट के बाद कौन आती है आपकी सर? एसिडोफिल्स। सॉरी, फिर कौन आती है हमारी? मोनोसाइट। फिर मोनोसाइट के बाद कौन आती है? ऑइसिनोफिल, जिसको हम एसिडोफिल्स बोलते हैं। और लास्ट होती है हमारी बेसोफिल। तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और लास्ट में ये, इस तरीके से। तो भूल मत जाना, परसेंटेज याद रखनी है। ऑर्डर अगर याद ना रहे, परसेंटेज याद रखनी है। 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स हैं, देन 20 से 25% आपकी लिम्फोसाइट है, देन 6 से 8% मोनोसाइट है, 2 से 3% ऑइसिनोफिल्स हैं, 0.5 से 1% आपकी बेसोफिल है। सबसे कम ये है, सबसे ज्यादा ये है। याद रखना है कौन सी ग्रेन्युलोसाइट है, कौन सी ए ग्रेन्युलोसाइट है, ये चीजें याद रखनी है आपने। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है। चलिए जी, इनका काउंट कितना होता है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी। आपने कई बार ब्लड टेस्ट कराया होगा, ब्लड टेस्ट में आपके जो टेस्ट की रिपोर्ट आती है उसमें कई बार लिखा होता है टीएलसी कितना है, टीएलसी रिपोर्ट कितनी है। तो टीएलसी का मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी टोटल कितनी ल्यूकोसाइट मिल रही है। किसमें ल्यूकोसाइट मिल रही है? प्रति घन। अब घन क्या था समझ में आता है आपको? 1 क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, इतने 1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर जितना भी आपका रक्त डाला गया है, उस रक्त के अंदर कितनी डब्ल्यूबीसी हैं? वो कितनी है? लगभग 6000 से लेकर 8000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर क्या पाई जा रही है? लगभग आपकी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। ठीक है, अब ये वायरल इन्फेक्शन में, एड्स के इन्फेक्शन में, कैंसर में इनकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक की बात? जरा यहां पर ये 3 बिंदु देखना, बस करो एमएम, बस करो। हाँ जी, क्या ये 3 बिंदु समझ में आ गए? डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं, क्योंकि ये रंगहीन होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? 6000 से 8000 प्रति घन क्यूबिक मिलीमीटर। कोशिका द्रव्य और केंद्र के आधार पर डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। कौन से 2 प्रकार की है? मैंने आपको ये बता दी है, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। कणिकीय कौन सी होती है? कणिकीय वो होती है जिनके अंदर प्रोटीन्स के कण पाए जाते हैं। कैसे पता लगाते हैं? हम एक डाई से अभिरंजित करते हैं। क्या ये डाई याद रखनी है? नहीं सर, ये डाई याद नहीं रखनी है। इनमें केंद्रक पालियों में विभक्त होता है, ये याद रख लेना। अगर ना भी याद रहे तो डायग्राम आपके दिमाग में होएगा तो आपको याद भी रह जाएगा ये डायग्राम, कि केंद्रक जो है वो पालियों में बटा होता है। ठीक है जी, तो कणिका में जो होते हैं उनके अंदर केंद्रक जो है वो पालियों में बटा होता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं केंद्रक। ठीक है, ये कहां पर बनती है सर? सारी की सारी डब्ल्यूबीसी अस्थि मज्जा में बनती है। 3 प्रकार की होती है, ऑसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। दूसरी कौन सी थी सर? ये हमारी कणिका विहीन थी। कणिका विहीन जिसके अंदर कण नहीं होंगे, कण नहीं होंगे, इनके अंदर एक ही केंद्रक पाया जाता है, पालियों में बटा हुआ नहीं होता। ये भी अस्थि मज्जा में बनती है। 2 प्रकार है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। परसेंटेज जरूर याद रखनी है। ये हमारा डायग्राम है, यहां पर आप देखेंगे इस तरीके से पालियां आपको दिखाई देंगी। ये पालियां 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 दिखाई दे रही है, ये पालियां 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 दिखाई दे रही है। यहाँ कोई पाली नहीं है, एक ही घूम गया है, ये एक ही है, घूम गया है। तो ये हमारी जो होती है, ये मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये हमारी अकणिकीय होती है, जबकि इनमें कण दिखाई दे रहे कणिकीय होती है। डन। ये एक चार्ट था जस्ट आपको ये बताने के लिए कि जीवन काल जो होता है डब्ल्यूबीसी का कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, क्योंकि 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, तो 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी का अलग अलग जीवन काल होता है।
ऑइसिनोफिल्स जो थी उनका लगभग 14 आवर्स का जीवन काल होता है, बेसोफिल का 10 आवर्स का जीवन काल है, न्यूट्रोफिल्स का लगभग 12 घंटे का जीवन काल है, मोनोसाइट का 1 दिन से कम का जीवन काल है, लिम्फोसाइट का 5 से 7 दिन का जीवन काल होता है। तो सबसे ज्यादा जीवन काल किसका होता है? लिम्फोसाइट का, उसके बाद मोनोसाइट का, फिर उसके बाद लगभग ऑइसिनोफिल का, फिर उसके बाद न्यूट्रोफिल का, और सबसे कम होता है बेसोफिल का। इसकी परसेंटेज भी सबसे कम है और इसका जीवन काल भी सबसे कम है। इसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा थी लेकिन इसका जीवन काल सबसे ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा जीवन काल लंबा किसका होता है? लिम्फोसाइट का 5 से 7 दिन का होता है। जीवन काल से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ अपनी आंतरिक क्वेश्चंस को दिलासा देने के लिए कि भैया क्वेश्चन हमारे मन में जो बेसिक से जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो यही कि जब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का है तो डब्ल्यूबीसी का कितने दिन का होता है। तो इस तरीके से डब्ल्यूबीसी का जीवन काल अलग अलग टाइप की डब्ल्यूबीसी है तो उनका जीवन काल भी अलग अलग प्रकार का होता है। क्या ये चार्ट याद रखना है? बिल्कुल याद नहीं रखना है, बिल्कुल कतई याद नहीं रखना है। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं बस उतनी चीजें याद रखनी जितना मैं आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट इज किसकी बात करते हैं सर? प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स से क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा। क्या ये प्लेटलेट्स कहां पर बनती है? ये देखिए, ये हमारी हड्डी है। इस हड्डी के अंदर क्या थी? जहां पर मैंने आपको दिखाई थी अभी बोन मैरो दिखाई थी, उस बोन मैरो के अंदर एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है मेगाकैरियोसाइट। ध्यान से सुनना, क्या ये बोन मैरो है? ये मेरी हड्डी है, उस हड्डी के अंदर कौन है गुरु? बोन मैरो है। उस बोन मैरो के अंदर एक कोशिका है जिसका नाम है मेगाकैरियोसाइट। नाउ व्हाई वी कॉल्ड इट मेगाकैरियोसाइट? काहे हमने इसको मेगाकैरियोसाइट बोला? मेगा का मतलब होता है बड़ा यानी बड़ा, और कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। तो मेगाकैरियोसाइट का मतलब ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक कैसा होएगा? बड़ा होएगा। दिख रहा है ना, ये कोशिका जिसका केंद्रक बड़ा है। अब ये कोशिका क्या करती है? मुकुलन करती है। सर मुकुलन क्या होता है? इसका जो सतह जो है बाहर की तरफ फूलता है। ये देखो आपको मुकुल बनती हुई दिखाई दे रही है। मुकुल को हम इंग्लिश में बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं मुकुल को? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बड बोल रहे हैं। तो इस तरीके से मुकुल बन रहा है, इस तरीके से कलिकाएं बन रही है, बड्स बन रहे हैं। इन बड्स के अंदर थोड़ा थोड़ा केंद्र का अंश यहां पर भेजा जाता है, थोड़ा थोड़ा केंद्र का अंश यहां पर भेज दिया जाता है। और ये जो कोशिकाएं यहां पर जो बनती हैं, इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। नाउ प्लेटलेट्स जो हैं वो किससे बनी हैं? सीधा सीधा सवाल, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या कि ये जो होती है पट्टिकाणु जो होती है, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं या बिंबाणु भी बोल देते हैं, ये जो होती है सबसे छोटी रक्त कणिकाएं होती है। इनका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। ठीक है, ये जो होती है ये किससे बनती हैं? जल्दी से सोचिए। ये जो होती है, ये कहीं लिखा हुआ है मेगाकैरियोसाइट। हाँ, ये लिखा हुआ है। ये अस्थि मज्जा के अंदर जो मेगाकैरियोसाइट जो होती है उनके मुकुलन द्वारा, अतिवृद्धियों द्वारा ये बनती हैं और पृथक हो जाती हैं। ये चीज याद रखनी थी। क्या इतनी सी ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया प्लेटलेट्स का कि हाउ प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड? प्लेटलेट्स कैसे बनती हैं, ये चीज समझ में आ गई है? यहां तक की बात समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था यहां तक की बात में? पक्का? चलें आगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो प्लेटलेट्स जो होती हैं ये कौन सी कोशिका के मुकुलन से बनती है? तो याद रखना मेगाकैरियोसाइट। हु इज मेगाकैरियोसाइट? ए सेल, एक कोशिका जिसके केंद्र का आकार बड़ा होता है। कहां पर मिलती है? सर ये अस्थि मज्जा में पाई जाती है। डन। अब बात आ रही है सर ये प्लेटलेट्स, इसका जीवन काल कितना? एक तो ये प्रश्न आता है। एक हमारे प्रति घन क्यूबिक मिलीमीटर में कितनी प्लेटलेट्स होती हैं? आरबीसी कितनी थी? 50 से 55 लाख, याद रखना। डब्ल्यूबीसी कितनी थी? 6000 से 8000 थी। ये कितनी होती है? लगभग 1.5 से 3.5 लाख के आसपास होती है। तो भूल मत जाना दोस्त, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके काउंटिंग से, इनकी मात्रा से, इनकी संख्या से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। आरबीसी का नॉर्मल काउंट कितना था? एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर का कितना होता है? सर एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर कितना होता है? आरबीसी काउंट कितना होता है? 5 से 5.5 मिलियन था। 5 से 5.5 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर का मतलब क्या था? लगभग 50 से 55 लाख। डब्ल्यूबीसी कितनी मिल रही थी? लगभग 6000 से 8000। ये कितनी मिल रही है? लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख क्या मिल रही है? पाई जा रही है, प्लेटलेट्स पाई जाती है। ठीक है, तो इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, बिंबाणु बोलते हैं। ठीक है, 2 से 3 माइक्रोमीटर होती है, सबसे छोटी रक्त कणिकाएं होती हैं। इनका जीवन काल, जिस पर मैक्सिमम बच्चों को सवाल होता है, कितने दिन का जीवन काल? 2 से 5 दिन का। थ्रोम्बोसाइट का काउंट याद रखना है। अच्छा एक और चीज,
क्या ये बाकी स्तनधारी क्या ये पक्षियों में पाई जाती है प्लेटलेट्स? नहीं। उभयचर में? नहीं। ये किस में पाई जाती है? ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, ओनली मैमल्स में पाई जाती है। ये उत्पत्ति से ही केंद्रक रहित होती, सॉरी मैंने यहां पर केंद्रक बता दिया था क्या? केंद्रक नहीं जाएगा बेटा यहां पर ये केंद्रक नहीं जाता। अच्छा सॉरी, मैंने यहां पर दिखाया हुआ और गलती से बोल दिया। ये केंद्रक यहीं का यहीं रहता है, केंद्रक का अंश नहीं जाता। ये कैसी होती है? केंद्रक रहित होती है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, याद रखना। कैसी होती है ये? केंद्रक रहित होती है। ये वास्तव में जीव द्रव्य के टुकड़े होते हैं। ये किसके टुकड़े होते हैं? इस कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है उसके टुकड़े होते हैं। कौन? ये आपकी प्लेटलेट्स जो होती हैं। ये अस्थि मज्जा में जो मेगा कैरियोसाइट होती है उसके मुकुलन की अतिवृद्धि से पृथक होने से बनती है। आकृति में ये कैसी होती है? बाइकॉन्वेक्स भी हो सकती है, या डिस्क शेप भी हो सकती है, या ओवल शेप भी हो सकती है। मेन काम क्या होता है भैया? सीधी सी बात होती है, जहां पर रक्त नलिका हमारी फट जाती है या रक्त नलिका हमारी टूट जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो वहां पर रक्त बाहर निकलेगा। तो उस रक्त के थक्के को बनाने के लिए, रुधिर के थक्के को बनाने के लिए रुधिर के स्कंदन में रिस्पॉन्सिबल होती है थ्रोम्बोसाइट। तो सर थ्रोम्बोसाइट से क्या क्वेश्चन बन सकता है? थ्रोम्बोसाइट से क्वेश्चन एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। ये हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है, यहां से बन सकता है। बाकी और कोई ऐसा कुछ है नहीं जो यहां से, मतलब याद तो सारा ही रखना है, मेजर मेजर ये याद रखना है। हाँ जी बताइए, यहां तक की बात में याद रहेगा? यहां से जो अब तक पढ़ाया है, अब तक जितना भी बताया है, इतना जितना भी बताया, अगर ये आपको समझ में आ गया, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, इतनी श्योरिटी मैं ले रहा हूं। जितना मैंने आपको अभी तक बताया है ना, अगर आपने ध्यान से सुन भी लिया तो आप आसानी से इसके क्या कर सकते हैं? क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। और लिटरली बोल रहा हूं, सच्ची बोल रहा हूं, एक बार जरा एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइनें भी समझ में आ जाएंगी। कल कराऊंगा तिवाड़ी जी, ठीक है? चलो, आप आते नहीं हो यार, बीच बीच में कभी कभी क्लास ले, तो फिर मैं क्या करूं यार, आप आते नहीं हो ना रेगुलर, इसलिए। चलो जी, यहां तक की बात थी किस चीज की? सर ये हम लोगों ने बात कर ली है ब्लड की, ब्लड के प्लाज्मा की और ब्लड की सेल्स की। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा ब्लड, जहां पर ये मान लो रक्त नलिका, इस रक्त नलिका में अगर कट लग जाता है तो कट लगने के बाद यहां पर ये प्लेटलेट्स आकर एकत्रित हो रही हैं। प्लेटलेट्स के अलावा कोई और चीजें भी यहां पर एकत्रित होती हैं। तो आखिर ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है? ये ब्लड की क्लॉटिंग हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। आइएगा समझते हैं ब्लड की क्लॉटिंग को। देखिए ब्लड की क्लॉटिंग जो है, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो कैसी प्रक्रिया होती है? एक कैस्केड मैकेनिज्म होता है। जरा इंग्लिश का वर्ड देखना, कैस्केड मैकेनिज्म होता है। सर कैस्केड मैकेनिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या ये वर्ड पहले कभी सुना है, कैस्केड? क्या आपने कैस्केड वर्ड पहले कभी सुना है? कैस्केड मैकेनिज्म, सोचो। सर हीमोफीलिया में बताया था, वेरी गुड। कैस्केड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कैस्केड को हिंदी में क्या कहते हैं? यस दीपिका साहू, वेरी गुड। कैस्केड को हिंदी में क्या बोलते हैं? धारा प्रवाह। और कुछ नहीं पता? नहीं याद आ रहा?
मेरे को भी याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। मैंने कहा कहीं आपको याद आ रहा हो कैस्केड का वर्ड क्या कहलाता है, कैस्केड को हिंदी में क्या बोलते हैं। देखो क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक ए कारक बी उत्पाद में जब बदलता है तो ये बी उत्पाद जो है वो सी अभिकारक को डी उत्पाद में बदलने के लिए बी उत्पाद जो था वो अगली अभिक्रिया को पूरा कराता है। ऐसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कैस्केड मैकेनिज्म बोलते हैं। हाँ जी, मेरे को हिंदी में वर्ड याद नहीं आ रहा, कैस्केड मैकेनिज्म जो होता है, इसमें कैस्केड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ये वर्ड याद नहीं आ रहा। बस झरना बोलते हैं सर, झरना नहीं बोलते हैं इसको, कुछ और वर्ड बोलते हैं, झरना नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, मैं बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो, बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो कैस्केड मैकेनिज्म का मीनिंग समझ में आ गया कि एक रिएक्शन है जिसका प्रोडक्ट जो है वो अगली रिएक्शन को पूरा करवाएगा, फिर ये प्रोडक्ट जो है ये अगली रिएक्शन को पूरा कराएगा। तो इस प्रकार की मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कैस्केड मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है जी, डन। हाँ जी, क्लियर है। हाँ, सोपान प्रक्रम, सोपान प्रक्रम। सोपान क्या था, याद करिए, वर्ग की सोपान था, एक चरण, एक स्टेप, अगले स्टेप, फिर इसका उत्पाद अगले स्टेप, फिर इसका उत्पाद अगले स्टेप, इसका उत्पाद अगले स्टेप। तो ये कैस्केड मैकेनिज्म जो होता है, कैस्केड प्रक्रिया जो होती है, सोपान प्रक्रम जो होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है संजुलाल, संजुला डावर, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब क्या है कैस्केड मैकेनिज्म, आइए समझते हैं। देखिएगा, देखिए, रक्त नलिका जब चोटिल हो जाती है, ये हमारी त्वचा है, उस त्वचा के नीचे रक्त नलिका चोटिल हो गई है, यानी टूट गई है हल्की सी, तो रक्त बाहर निकलेगा। हाँ सर, अब हमें रक्त को बाहर निकलने से रोकना है, तो क्या होगा, इस जगह पर रिलीज्ड होते हैं। सर क्या रिलीज्ड होते हैं, इस जगह पर कैल्शियम आता है, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। कैल्शियम के साथ कौन होता है यहां पर, देखो ये रक्त है, इस रक्त के अंतर्गत कौन है सर, प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में लवण है। हाँ सर, कैल्शियम है, आयन है, प्लाज्मा के प्रोटीन्स भी हैं। हाँ सर, अब उन प्लाज्मा के प्रोटीन्स में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। कौन होता है, अरे भाई पढ़ ले, भाई पढ़ लो, जरा पढ़ लो यहां पर एक बार, बस हो गया, समझ में आ गया ना, कैस्केड का मीनिंग समझ में, तुमसे कोई नहीं पूछ रहा है, ये जस्ट समझाना था। अभी क्लियर हो गया ना, अब बस गूगल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इधर फोकस कर लो। यहां पर क्या बोला हमने, रक्त नलिका जो है वो चोटग्रस्त हो गई है। रक्त नलिका जब चोटग्रस्त हो जाती है तो रक्त बाहर निकलेगा, रक्त बाहर निकलने से रोकने के लिए हमें रक्त को बाहर निकलने से रोकना है। हाँ सर, रोकना है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला हम, क्लॉटिंग बोल रहे हैं, रक्त स्कंदन बोल रहे हैं, रक्त का थक्का बोल रहे हैं, रक्त का जमना बोल रहे हैं। इस जगह पर कैसे होएगा, सबसे पहला स्टेप, स्टेप वन, स्टेप वन जो है वो क्या है कि कैल्शियम यहां पर चोटिलग्रस्त क्षतिग्रस्त जगह पर कैल्शियम, प्लाज्मा के प्रोटीन कौन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और प्लेटलेट जो होती है, हमारी प्लेटलेट जो होती है, उससे एक केमिकल रिलीज होता है, जो आपने यहां पर आपने एक वर्ड पढ़ा अभी अभी, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा था, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बताया था पिछले साल बच्चों को, इस वजह से यहां पर लिखा हुआ है। एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन एक केमिकल होता है जो प्लेटलेट्स रिलीज करती है। तो मैं यहां पर वो केमिकल नहीं लिख रहा हूं, मैं जस्ट लिख रहा हूं कि प्लेटलेट्स यहां पर आई है। क्या लिख रहा हूं कि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो किसने निकाला सर, प्लाज्मा के प्रोटीन जो थे, जैसे एल्ब्यूमिन था, ग्लोबुलिन था, फाइब्रिनोजन था, है ना, ऐसे थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन है, प्लस प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स ने एक केमिकल निकाला, वो केमिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, प्लस सर कैल्शियम है। ये मिलकर एक एंजाइम का निर्माण कर रहे हैं। क्या, ये सारी चीजें मिलकर
एक एंजाइम का निर्माण कर रहे हैं। इनफैक्ट प्लेटलेट्स नहीं कर रही हैं, प्लेटलेट से निकले हुए रसायन, प्लेटलेट से जो रसायन निकला है वो। तो प्लेटलेट से रसायन निकलता, उसका नाम यहां पर लिखा हुआ जिसका नाम है एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम ये मिलकर एक एंजाइम बनाते हैं, उस एंजाइम का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम है? थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज कौन है सर? एक एंजाइम। अब इस एंजाइम में सोचिए कोई सहकारक है, कोई सहकारक वर्ड याद आ रहा है कमलेश? प्रिया, रानी, शिवम, शिखा, मिस पटेल, याद आ रहा है? कोई धातु आयन की तरह कोई कार्य कर रहा है, कोई धातु आयन की तरह कोई कार्य कर रहा है, कोई धातु कारक की तरह कोई कार्य कर रहा है। धातु आयन है कोई यहां पर? हां सर। क्या ये सहकारक है या नहीं है? याद करिए, एंजाइम पढ़ा था ना। तो कुल मिलाकर ये जो एंजाइम जो है इसमें ये वाला भाग एपो एंजाइम है और ये मिलकर क्या कहला रहा है सर? होलो एंजाइम कहला रहा है। याद आ रहा है? चल, तो ये फर्स्ट स्टेप था जहां पर हमने एक एंजाइम का निर्माण कर दिया सर, थ्रोम्बोकाइनेज का। जनाब यहां पर क्या बन चुका है? थ्रोम्बोकाइनेज बन चुका है। अब सर सेकंड स्टेप क्या आएगा? अब ये थ्रोम्बोकाइनेज स्टेप सेकंड में एक स्टेप का प्रोडक्ट सेकंड स्टेप में यूज में लिया जा रहा है, एक स्टेप का प्रोडक्ट सेकंड स्टेप में यूज में लिया जाएगा। क्या आएगा सेकंड स्टेप? इसी प्लाज्मा के अंदर एक और प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ये कौन है सर? प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन सर? प्लाज्मा का प्रोटीन है। कौन सर? प्रोथ्रोम्बिन। अब इस प्रोथ्रोम्बिन को बदला जाएगा, जो एक तरीके से निष्क्रिय रूप में पाया जाता है, एक तरीके से निष्क्रिय रूप में पाया जाता है, इसको बदला जाता है सर किसमें? थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन में बदलने का काम कौन कर रहा है सर? थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है, और भी थ्रोम्बोकाइनेज बनाने के लिए और भी कई सारे फैक्टर चाहिए होते हैं। विटामिन के चाहिए होता है, विटामिन भी चाहिए होता है, जिसमें से मेन विटामिन के होता है। तो थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है, ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। प्रोथ्रोम्बिन किसमें मिल रहा है? प्लाज्मा के प्रोटीन में। चलो सर, थ्रोम्बोकाइनेज ने यहां पर प्रोथ्रोम्बिन था, ये मान लेते हैं प्रोथ्रोम्बिन था, प्रोथ्रोम्बिन को बदल दिया किसमें? थ्रोम्बिन में। ये हमारा थ्रोम्बिन बन गया। दिस इज थ्रोम्बोकाइनेज, दिस इज प्रोथ्रोम्बिन एंड दिस इज थ्रोम्बिन। अब सर ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? अब थ्रोम्बिन बना दिया, यानी हमारे सेकंड स्टेप में जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है सर? थ्रोम्बिन बना। अब सर ये थ्रोम्बिन क्या करेगा सर? ये स्टेप थर्ड, तीसरा चरण। स्टेप थर्ड में क्या होएगा? एक और निष्क्रिय प्रोटीन है प्लाज्मा का जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। कौन है सर? फाइब्रिनोजन। ये कौन है गुरु? सर ये जो फाइब्रिनोजन जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन है। फिर से सर कितने प्लाज्मा प्रोटीन? अब हैं तो हैं बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन है। कौन? फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन को बदलेगा कौन? इससे पिछले स्टेप का प्रोडक्ट कौन? थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन क्या करेगा सर? थ्रोम्बिन जो है, ये थ्रोम्बिन जो है ये फाइब्रिनोजन को बदलेगा किसमें सर? फाइब्रिन में। अब नाम से पता लग रहा है फाइब्रिन जो है वो क्या है सर? फाइबर है। क्या है सर? तंतु है। प्रोटीन के क्या है गुरु? तंतु है। कौन? फाइब्रिनोजन किसमें बदला है? फाइब्रिन में। व्हाट इज फाइब्रिन? फाइब्रिन इज ए काइंड ऑफ फाइबर। फाइब्रिन क्या? एक प्रकार का फाइबर, एक प्रकार का तंतु है। अब जरा सोचिए, ये तंतु कहां पर है सर? इस जगह पर तंतु ही तंतु हुए जा रहे हैं, इस जगह पर तंतु ही तंतु इकट्ठे हुए जा रहे हैं, फाइबर ही फाइबर इकट्ठे हुए जा रहे हैं। फाइबर 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 फाइबर, क्या बन गए? फाइबर ही फाइबर इकट्ठे हो गए। अब ये जो फाइबर इकट्ठे हुए, इनको दृढ़ता देने के लिए, इनको सहारा देने के लिए, इनको रिजिडिटी देने के लिए, इनको ठोसनेस देने के लिए, इनको हार्डनेस देने के लिए इसके पास कौन आ जाते हैं सर? कैल्शियम आ जाते हैं और प्लेटलेट्स भी यहां पर आ जाती हैं।
तो अब ये प्लेटलेट्स और कैल्शियम भी यहां पर आ जाते हैं। किसके पास में सर? यहां पर, जहां पर कट लगा था। तो इस जगह पर कैल्शियम, प्लेटलेट्स और वो फाइब्रिन, जो फाइबर हैं प्रोटीन के, यहां पर एकत्रित होने लग जाते हैं और ये रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं दोस्त? रक्त स्कंदन। ये प्लेटलेट्स आ रही है और ये फाइबर है जो आपको इस तरीके से आकृति के दिखाई दे रहे हैं। दीज आर फाइबर्स, जिनको हम फाइब्रिन बोल रहे हैं, जो यहां पर इकट्ठे होने लग जाते हैं और इस जगह को बंद कर देते हैं ताकि ब्लड बाहर ना निकले। ये है रक्त स्कंदन। अच्छा, एक और चीज, ये जो थ्रोम्बोकाइनेज होता है ना, ये एक काम और करता है। सोचो, थ्रोम्बोकाइनेज क्या ब्लड की क्लॉटिंग करवा रहा है कि ब्लड की क्लॉटिंग को तोड़ रहा है? सर, ये तो ब्लड की क्लॉट करवाएगा, रक्त का थक्का बनवाएगा। सर, हमारी बॉडी के अंदर रक्त के थक्के को तोड़ने का काम कौन करता है? इंटरनल क्लॉट्स जो हमारे अंदर होते हैं, आंतरिक थक्के जो हमारे अंदर बनते हैं, आंतरिक थक्के जो होते हैं, उन आंतरिक थक्कों को तोड़ने का कार्य, तोड़ने का कार्य ये कौन करता है? तो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो आंतरिक थक्के होते हैं उनको तोड़ने का कार्य करता है एक केमिकल, जो आपको अगर याद आ रहा हो, हमने बात करी थी, याद करिए, क्या ये वर्ड पढ़ा था? हेपेरिन। अरे वाह, क्या बात है, गुड बॉय, बहुत बढ़िया। तो आंतरिक थक्कों को तोड़ने का काम कौन करता है? हेपेरिन। ये थक्का तोड़ता है, ये थक्का बनाता है। ये हेपेरिन भी हमारे रक्त के प्लाज्मा में है। अब आप मुझे बताइए, हिसाब से थ्रोम्बोकाइनेज क्या हेपेरिन के स्तर को बढ़ाएगा कि कम करेगा? पहले जरा सोचो, दिमाग लगाओ। अगर हेपेरिन अगर बढ़ा दिया तो वो तो थक्का तोड़ेगा, बनने ही नहीं देगा ना यार। हेपेरिन क्या करता है? थक्का नहीं बनने देता, और हमें थक्का बनाना है। तो थ्रोम्बोकाइनेज के दो फंक्शन होते हैं। क्या? एक तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना, दूसरा हेपेरिन की मात्रा को कम करना। हेपेरिन की मात्रा को कम करना। क्यों सर? अरे बांगड़ू, जरा सोच, मैं यहां पर थक्का बनाने वाला हूं और हेपेरिन तोड़ने का काम करता है। अब बनाने वाली चीज भी हो रही है और तोड़ने वाली चीज भी अगर मिलेगी तो क्या कोई चीज निर्मित हो पाएगी? नहीं ना। तो तोड़ने वाली चीज को पहले कम करना पड़ेगा ना। तो थ्रोम्बोकाइनेज हेपेरिन को कम करके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है, फिर फाइब्रिन जो होता है वो इस जगह पर कैल्शियम और प्लेटलेट्स के साथ इकट्ठा हो जाता है और क्लॉटिंग कर देता है, वो जम जाता है। अब सर वो तो जम गया सर, ये जगह जो है, ये तो यहां पर आपने इस जगह पर आपने ये फाइबर इकट्ठे कर दिए, इसके बाद क्या होएगा? बेटा जरा सोचो, क्या हमारी कोशिकाओं में गुणन की क्षमता होती है? क्या हमारी कोशिकाएं पुनरुद्ध भवन की क्षमता दिखाती है, रीजनरेशन की क्षमता दिखाती है? हाँ, विभाजन नहीं करती है। सोचो, ये रक्त नलिका की कोशिका, जब तक ये थक्का बना है तब तक ये रक्त नलिका की कोशिका जो यहां से हट गई थी, वो तब तक विभाजन करके फिर से नलिका की कोशिका बन जाएंगी, यानी नलिका बंद हो जाएगी। लो, मतलब ये तो वो समझो, जैसे आपने कभी देखा होगा, कई बार लोगों के कट लग जाते हैं या ज्यादा चिर जाता है, तो आपने देखा होगा कि टाके लगते हैं ना, टाके लगते हैं, उसके बाद टाके खोल दिए जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो स्किन जुड़ जाती है ना, फ्यूज्ड हो जाती है ना, सेल्स की नंबर बढ़ जाती है ना। बस वैसे ही है ये भी, एक तरीके से हमने टाका लगा दिया, हमारा शरीर टाका लगा रहा है, और टाका लगाने के बाद फिर ये लेयर जो है, ये जो एपिथेलियम जो होती है, ये जो उपकला जो होती है, वापस से निर्मित हो जाती है। चमक गया? बहुत बढ़िया। ये था मेरे भाई रक्त का स्कंदन, ये मैंने आपको सारा बता दिया। जो यहां पर चीज लिखी हुई है वही चीज मैंने आपको लिखी है, फिर कहीं बोलो कि अच्छा लिखा लिखा लाए हो। रक्त स्कंदन में कितना टाइम होता है सर? क्लॉटिंग में लगभग 2 से 8 मिनट का समय लगता है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी जब हमने हीमोफीलिया पढ़ा था। ब्लीडिंग का टाइम जो होता है 1 से 3 ml क्या निकलता है? रक्त निकलता है, और क्लॉटिंग में लगभग 2 से 8 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, कैस्केड प्रक्रिया होती है, सोपान प्रक्रिया होती है, जिसमें स्टेप्स जो होते हैं, सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है,
थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट्स और ये कैल्शियम मिलकर किसका निर्माण करते हैं सर? थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण करते हैं। सेकंड स्टेप, थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है ये प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदलता है? थ्रोम्बिन में बदलता है कैल्शियम आयंस की उपस्थिति में। और फिर थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रिनोजन को किस में बदल देता है सर? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। ये फाइब्रिन जो होते हैं अघुलनशील होते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, जहां पर घाव हुआ है वहां पर रक्त कणिकाओं के साथ साथ, कौन सी कणिका सर? प्लेटलेट्स के साथ साथ वहां पर अटक जाएंगे, जिससे रक्त का बहना रुक जाएगा और इसी को हम बोलते हैं रक्त का थक्का बन जाएगा। खत्म। इतनी सी प्रक्रिया थी रक्त के थक्के बनने की। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो आता है वो आता है ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप हम पढ़ेंगे कल। हालांकि मैं आपको आज इस पूरे चैप्टर की स्लाइड भेज रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये पहली स्लाइड है, मतलब एक ही स्लाइड है जो टोटल आई थिंक 206 पन्नों की है। एक बार मेरे को ये देखने दो। टोटल यहां पर 206 पन्ने हैं मेरे, हाँ 206 दिख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ 206। यहां पर टोटल कितने पन्ने दिखाई दे रहे हैं? 206। ये 206 206 यहां पर पेजेस हैं। इसमें मैं ये सारी स्लाइड्स आज भेज दूंगा। टाइम मिले तो एक बार हल्की सी झलक मार लेना बस। सर हीमोफीलिया में कैस्केड नहीं होता ना? हाँ बेटा, हीमोफीलिया में कैस्केड नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर्स जो होते हैं, जो कारक रेस्पॉन्सिबल थे, वो नहीं बन पाते हैं। जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन को बनाने वाले कारक 8th 9th 11th ये नहीं होता है, तो उसकी वजह से हीमोफीलिया होती है। हीमोफीलिया A B C, जिसमें एक क्रिसमस डिजीज थी, याद आ रहा होगा, तुमने पढ़ी थी पिछले साल। सर प्लीज बता दो पुष्पे पादपों की आकारिकी में 6 कुल पढ़ने, सारे के सारे कुल पढ़ने बेटा, 6 के 6 पढ़ने। उसका मैंने वन शॉट भी ले रखा है, वन शॉट ले रखा है, यूट्यूब पर भी है वो वन शॉट, एक ही बार में आप पढ़ सकते हो मेरे भाई। ठीक है, कल 12 बजे क्लास है, कल 12 बजे क्लास होएगी। थोड़ा सा फास्टली पढ़ाऊंगा। क्या क्या फास्टली पढ़ाऊंगा एक बार मैं बता देता हूं। कल हम ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, उस ब्लड ग्रुप में आप एबीओ ब्लड ग्रुप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ए क्या होता है, बी क्या होता है, एबी क्या होता है, ओ क्या होता है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। आई जीन था जिसके 3 रूप थे, आई ए, आई बी, स्मॉल आई जीरो, है ना। 4 प्रकार के फिनोटाइप हैं और जीनोटाइप 6 प्रकार के थे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कई बार हम लोगों ने पढ़ा था, जेनेटिक्स में पढ़ा था, क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। हमें पढ़ना है दूसरा ब्लड ग्रुप और वो है आरएच ब्लड ग्रुप। हाँ जी, किसकी बात करनी है हमें? आरएच ब्लड ग्रुप की बात करनी है। तो हम किसकी बात करेंगे? आरएच ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम आरएच ब्लड ग्रुप के बाद में फिर किसकी बात करेंगे? आरएच ब्लड ग्रुप हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लसिका की बात करेंगे। लसिका क्या होती है, लसिका क्या कार्य करती है, ये हम पढ़ेंगे इस तरीके से लसिका के बारे में। फिर हम बात करेंगे परिसंचरण पथ की, कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है और अधूरा परिसंचरण क्या होता है, पूर्ण परिसंचरण क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे। खुला और बंद प्रकार का परिसंचरण आप जानते ही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे क्या? मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम अपने हृदय के बारे में बात करेंगे, हृदय के भागों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मानव परिसंचरण में हृदय की संरचना के बारे में बात करेंगे, हृदय के कपाट के बारे में बात करेंगे, ये सारी चीजें हम करेंगे। यानी कल हम इस चैप्टर का बहुत मेजर पार्ट पढ़ लेंगे। फिर परसों जो है यानी मंडे को इस चैप्टर को हम समाप्त भी कर देंगे। हाँ जी, ठीक है, डन मेरे भाई, ओके। कुछ पूछना है पूछ सकते हो, अभी है टाइम। जाए? हाँ जा सकते हैं, जिसको जाना है, जिसको कुछ पूछना है। पीडीएफ जल्दी डलवा दीजिएगा, कोशिश करूंगा, मैं बोल दूंगा अगर जल्दी आ जाएगी तो। सर एनसीईआरटी पढ़ ले तो ठीक होगा। हाँ जी बेटा, जाइए बेटा, जा सकते हैं। बिल्कुल पूछिए, गुड बॉय।
ओके, हो सकता है काउंसिलर आप सही हो। मेरे को जहां तक काउंसलर की स्पेलिंग पता है, जो मुझे पता है, मैं भी आप सही हूं, आप काउंसिलर होंगी। हाँ जी। 1 NADH is equals to 3 ATP, 1 FADH is equal to 2 ATP, 1 NADH is equals to 2.5 ATP, 1 FADH is equals to 1.5 ATP। बेटा ये जो A और B जो ऑप्शंस हैं, इसमें दो वैज्ञानिकों के मत हुआ करते थे। पुराने वैज्ञानिक जो थे वो ऐसा मानते थे कि एक NADH जो होता है उससे 3 ATP बनते हैं, लेकिन वर्तमान में जो वैज्ञानिक है वो मानते हैं कि एक NADH से 2.5 ATP बनते हैं। पुराने वैज्ञानिकों का ये मत था, आधुनिक वैज्ञानिकों का ये मत था। इसी के बेसिस पर हम जब एक ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो 38 और 36 ATP बनते हैं। कितने बनते हैं? 38 ATP बनते हैं और 36 ATP बनते हैं पुराने वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों के हिसाब से अगर देखें तो वहां पर अगर इस कंसेप्ट को लिया जाता है तो कितने ATP बनते हैं? 32 और 30 ATP बनते हैं। ये कंसेप्ट पहले पढ़ाए जाते थे, सही सही बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल पढ़ाए जाते थे जब क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी अथा आते थे। गुड बॉय, ठीक है। इनफैक्ट एक पुराना क्वेश्चन भी आया हुआ था नीट के एग्जाम में कि कितने एक ग्लूकोज के तोड़ने से कितने एटीपी बनते हैं, तो वहां पे ऑप्शन में 38 भी था, 36 भी था, 30 भी था और उपरोक्त सभी भी था। तो वहां पर उपरोक्त सभी आता। क्यों? क्योंकि 38 भी बन सकते हैं, 36 भी बन सकते हैं, ये तो बनते ही है पुराने वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग 32 और 32 बनते हैं। तो दोनों चीजें सही हैं, बस मत जो है वो डिफरेंट है प्राचीनता और आधुनिकता के आधार पर। सर कल दोनों टाइम क्लास होगी? नहीं बेटा, सिर्फ एक ही टाइम क्लास होगी, 12 से 3 होगी। ठीक है। मैं भी देख लूं यार, ये काउंसिलर कोई स्पेलिंग होती है क्या? पार्षद होता है भाई। अरे बाबा, देखो देखो यहां पर देखो मेरे भाई, जो तुम काउंसिलर थे, सर मैं अपने एरिया की पहली और सबसे युवा सभासद हूं। अरे ठीक है, माफी, हमको माफी देना। आप तो सांसद हैं भैया, आप तो बड़े आदमी हैं। यहां कैसे आ गए आप मेरी क्लास में? ओहो, धन्य हो गया मैं। मेरी क्लास में क्या राजनीतिक लोग भी हैं, मजा आ गया। इसी बात है साइना जी, मिलते हैं कल 12 बजे, ठीक है? और बंद कर देना ये। बाय बाय बच्चों।